आप कहीं जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपको सैलरी ना मिले, आप कितने दिन जॉब कर लेंगे? बाय। बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 24 आवर्स के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको बंद कर देना है। 24 आवर्स के अंदर बंद कर देना पड़ा। क्यों? जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे पास दो ही डर होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है, डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, पेरेंट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करते हैं? आपके पास अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप हवा से पैसा क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने कहा वी वांट टू बिल्ड द इंटेलिजेंस दैट विल रन द वर्ल्ड। तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे ही होता है तो वैसे ही हमारा माइंड हिप्नोटाइज हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। 5000 करोड़ का टर्नओवर है उनका और इंटरनेशनली वो से वर्क करते हैं। तो इनफ्लेक्सिबल और रिजिड लोगों के साथ ज़िंदगी में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को डिज्नी वर्ल्ड का नाम पता है, लेकिन वॉल्ट डिज्नी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ वॉल्ट डिज्नी के बारे में। कहते हैं अच्छे विचार खो जाते हैं, इसलिए उन्हें लिख लेना चाहिए। मुझे तो थोड़ा सा पहले बेसिक जानना है सब कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बारे में। जो नए व्यूअर्स होते हैं ना, कई बार उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। कि एक साधु बाबा थे, तो वो एक नाव में बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, नाव में एक छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा, नाव डूबने लगी, सारे लोग परेशान हो गए। तो उसके भतीजे का पता है क्या जवाब था? वॉल्ट डिज्नी डिड सी इट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी इट टुडे। जितने बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमने गलतियाँ की हैं उन गलतियों से भी सीखना है, जो औरों ने गलतियाँ की हैं उससे भी सीखना है, और जो औरों ने सक्सेस क्रिएट की है सबसे ज़्यादा उससे सीखना है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और ये हर एज कैटेगरी के लिए है। पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए और जो भी एंटरप्रेन्योर जर्नी जीना चाहते हैं या एक सेल्फ एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय है। और इसमें हमने बचपन से लेके ऑलमोस्ट 75 ईयर्स तक की सारी डिटेल में बात की है। कहते हैं ना, कई बार हम एक बैचमेट्स होते हैं, हम 10 लोगों का ग्रुप होता है, कोई एक नंबर 1 होता है। क्यों होता है? वो किस तरह से सोचते हैं। या मैं इसका दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ। लाइक बिल गेट्स सर हैं या मुकेश अंबानी सर हैं, उनकी सोच कैसी होती है, उनका जो फ्यूचरिस्टिक जो सोच होता है वो किस लेवल का सोच होता है, वो किस तरह के सोचते हैं जिनसे दुनिया में लोग जानते हैं उनके लिए। इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगा कि हमें अपने माइंड को किस तरह से डेवलप करना चाहिए ताकि हम भी एक लॉन्ग विजन देख सकें। कई बार होता है ना, हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ शॉर्ट टर्म में ही देखते हैं बिजनेस को। बिजनेस की भी प्लानिंग करते हैं तो 1 से 2 साल की प्लानिंग करते हैं। इस पॉडकास्ट में आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों को सीखने को मिलेगा कि अपने माइंड को किस तरह से ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि माइंड ही हमारा, देखो, माइंड हमारे पास भी है और उनके पास भी है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को जरूर मिलेगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ मैं खुद सीखा हूँ इस चीज़ में। बच्चे से रिलेटेड कि बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए, पेरेंटिंग के बारे में, बच्चे कैसे नेगेटिव होते हैं, उन सब के बारे में छोटी छोटी चीज़ों पे भी बात की हमने। तो ये पॉडकास्ट आप सभी को रिकमेंड करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, जो पहला बिजनेस करना चाह रहा हो, जो न्यू पेरेंट्स बने हैं। क्योंकि मेट्रो जैसे सिटी में बच्चे हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क होता है। हम क्या करते हैं, कई बार शॉर्टकट के चक्कर में हम मोबाइल फ़ोन्स दे देते हैं, उसके कुछ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जो आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो ये उन सबको ज़रूर रिकमेंड करें, और उन यंगस्टर्स को जो बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, और जो डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, ख़ास करके उन सबको ज़रूर ये पॉडकास्ट रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं देखता हूँ अपने वीडियो में 86% लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं आगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि हम और अच्छे गेस्ट आपके लिए ला सकें। हमारे पास गेस्ट लिस्ट बहुत ही अच्छी है और आगे की प्लानिंग भी हम डे टू डे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए ताकि हम चैनल को और बड़ा बना सकें और आपके लिए अच्छे अच्छे कलेक्शन ला सकें। थैंक यू सो मच।
तो वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। थैंक यू सुधांशु जी, थैंक यू सो कैसे हो मच। सर आप? बहुत बहुत बढ़िया, और यहाँ आके और अच्छा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट करके। आप दिल्ली से ही हो सर? मैं बेसिकली वाराणसी से बिलोंग करता हूँ, ओके और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ओके। कितना समय हो गया आपको दिल्ली आए हुए, मतलब मूव करते हुए वाराणसी? अच्छा, एक्चुअली मैं 2005 में इंजीनियरिंग करने के लिए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करने के लिए गाज़ियाबाद आया था। तो फिर 2005 टू 2009 वो चला। फिर उसके बाद लगभग 8 मंथ्स मैंने एक स्कूल में टीचिंग की, जिस ड्यूरेशन में मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम योर माइंड स्टार्ट कर रहा था, लॉन्च कर रहा था। तो वो, और उसके बाद से फिर प्रोफेशनली वर्क करना शुरू कर दिया। तो तब से मैं यहीं पे हूँ एक तरीके से, ओके। कह सकते क्या हैं। कुछ ऐसा मिसिंग लगा आपको उस टाइम जो आपने इस प्रोफेशन को चुना? एक्चुअली क्या है ना, बचपन से ही जो मेरा इंटरेस्ट था वो था लोगों को हेल्प करने में। यानी हमेशा से मेरा इंक्लिनेशन ऐसा था कि बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियल बहुत सारा है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उस पोटेंशियल को अपनी ज़िंदगी में इनकैश नहीं कर पाते। तो एक ये फीलिंग, और दूसरी कि लोग अपनी ज़िंदगी में जिन चैलेंजेस में फंसे रहते हैं, जिसे जनरली लोग प्रॉब्लम कहते हैं, हम NLP की लैंग्वेज में जनरली चैलेंज कहना प्रेफर करते हैं। तो लोग अपनी ज़िंदगी में जिन जिन इश्यूज़ में, जिन प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप इशू है या कोई किसी की बात बुरी लग गई, उन चीज़ों में स्टक होते हैं, या अपने रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पाते, सक्सेस नहीं क्रिएट कर पाते। तो बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों को कुछ गाइड करूं, कुछ मोटिवेट करूं, इनकरेज करूं, सो दैट वो अपने चैलेंजेस से बाहर निकल के अपनी लाइफ को, अपने पोटेंशियल को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये इंक्लिनेशन शुरू से था, लेकिन पहले कोई गाइडेंस नहीं थी। पहले मेरे पास कोई ऐसी अवेयरनेस भी नहीं थी कि ऐसा कोई फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं वाराणसी में रहता था, होम टाउन मेरा वाराणसी था। वहाँ ऐसी चीज़ें मैंने ना देखी थी ना सुनी थी। बचपन में जो बुक्स थी, मेरे ब्रदर अच्छी बुक्स पढ़ा करते थे, स्वेट मॉडर्न की बुक्स थी, जो चाहे सो कैसे पाएं, चिंता मुक्त कैसे हों, इस तरह की किताबें थी। तो मुझे उन किताबों को पढ़ के, वो छोटी छोटी सी बुक्स हुआ करती थी, जब मैंने उनको देखा, हाँ, पॉकेट बुक्स टाइप की कुछ कहते थे उसे, मनोज पॉकेट बुक्स या ऐसे करके कुछ नाम था उनका। तो वो जब मैं उनको पढ़ता था तो मुझे लगता था कि इसमें जो बातें कही जा रही हैं कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग है, अच्छा फील होता था उन बातों को पढ़ के, लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन कहते हैं सीड पड़ गया, वहाँ से समझ आने लगा। तो मेरी भी बातें वैसी ही थी, मैं लोगों को इनकरेज करता था। फिर ग्रेजुअली जब मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 6-7 क्लास में पहुंचा, तो मुझे हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन पे एक किताब मिल गई। वो भी मेरे ब्रदर ने खरीदी थी, ओके। है ना। तो वो मेरे से 13 साल बड़े हैं, वो घर में सबसे बड़े, मैं सबसे छोटा हूँ। तो वो बुक मुझे मिली, वो बुक मैंने पढ़ी, फिर बाद में वो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को दे दी थी, तो मुझे मिली नहीं। तो मैंने क्लास 6-7 में दोबारा वो किताब परचेज़ की। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे मन के बारे में, यानी माइंड के बारे में थोड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलनी शुरू हो गई। ओके। कि एक्चुअली ये ह्यूमन माइंड काम कैसे करता है। तो धीरे धीरे मैंने इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर ये पूरी एजुकेशन चलती रही, तो ये हुआ। फिर उसके बाद जैसे कहते हैं ना, प्रोफेशनली इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना था, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, तो मैं उधर गया। लेकिन इसी ड्यूरेशन में जो मेरा इंक्लिनेशन है ना, वो बहुत बढ़ गया। कि मुझे बेसिकली इंजीनियरिंग करके इंजीनियर की जॉब नहीं करनी है, मैं तो इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। तब तक ये पता नहीं था कि ऐसा फील्ड एग्जिस्ट करता है। ओके। लेकिन जब मैं दिल्ली NCR में आया, और वहाँ बनारस में भी एक शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इनिशियली मैं नेटवर्क मार्केटिंग के टच में आया एक कंपनी में। तो जब उसके टच में आया, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब बिजनेस में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग में इंटरेस्ट था, क्योंकि वहाँ सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बेटर हो रही है। मैंने कहा यही चीज़ें तो चाहिए ज़िंदगी में, राइट। तो फिर उस ड्यूरेशन में क्या है, मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, और ग्रेजुअली मुझे पता चला कि ट्रेनर जैसा एक प्रोफेशन भी होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसे लोग होते हैं, एक मार्केट एग्जिस्ट करता है जो लोग इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं। तो मुझे समझ आया कि यार ऐसी चीज़ अगर है तो क्यों नहीं अपने पैशन को फॉलो किया जाए। बिल्कुल। तो मैंने बीटेक कंप्लीट की। बीटेक कंप्लीट करने के बीच में ही मेरा डिसीजन हो गया था कि मुझे अपना कुछ लॉन्च करना है। फिर एक नाम दिमाग में आया, प्रोग्राम योर माइंड। तो प्रोग्राम योर माइंड के नाम से फिर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई इनिशियली, फिर उसको लेके स्टार्ट किया। तो 2010 के मई में मैंने जॉब छोड़ी थी स्कूल से, जो मैंने 8 महीने पढ़ाया था वहाँ पे, और मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त के आसपास मेरी वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो गई थी। और फिर 2011 ऑनवर्ड्स मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दिया। ओके। तो वहाँ से ये जर्नी शुरू डायरेक्ट आपने दिल्ली से स्टार्ट किया या वाराणसी से? नहीं, दिल्ली से। मतलब मैं गाजियाबाद में रहता था, तो
गाज़ियाबाद से ये सारी चीज़ें मैंने शुरू की। तो प्रोग्राम योर माइंड के नाम से मेरा ऑर्गेनाइजेशन था, वेबसाइट थी और यूट्यूब चैनल। बाद में जब यूट्यूब आया तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, सारी चीज़ें की, वीडियोस शेयर करना शुरू किया। तो ये सारी जर्नी चलती रही। फिर 2016-17 के आसपास मैं सोनालिका ट्रैक्टर्स जो एक कंपनी है उसके टच में आया। उन्होंने, जो उसके एमडी हैं डॉक्टर दीपक मित्तल, उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे। फिर उन्होंने कांटेक्ट किया। जब कांटेक्ट किया तो फिर मतलब उनको चीज़ें अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि मैं ये साइंस सीखना चाहता हूँ खुद भी, और अपनी टॉप की टीम को जो इंटरनेशनल बिजनेस हैंडल कर रहे हैं ऐसे लोग, इन्हें मैं ट्रेन करवाना चाहता हूँ। तो फिर उनके साथ मैं टच में आया। तो करीब करीब 1.5 साल 2 साल के रेंज तक मेरे बहुत सारे सेशंस हुए उनके साथ, पर्सनल सेशंस हुए, उनकी टॉप की टीम के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए। तो उस ड्यूरेशन में फिर मुझे ये समझ आया कि अभी तक मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म लेके चल रहा था, लेकिन क्योंकि अब प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है, एक बड़े बैनर के साथ काम हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने 2017 सितंबर में प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। ओके। तो NLP टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इससे फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर ली और मतलब फिर सो ऑन ये चलता गया। अभी आज भी वो टच में, अभी एक नया प्रोजेक्ट उनके साथ करने वाला हूँ मैं फिर से। मतलब स्टार्टिंग में ही आपने सिक्सर मार दिया क्योंकि कहते हैं ना सोनालिका मेरे साथ ट्रैक्टर में नंबर 1 कंपनी है। हाँ, 5,000 करोड़ का टर्नओवर है उनका। और इंटरनेशनली वो सॉलिस के नाम से वर्क करते हैं। ओके। तो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है, बहुत कमाल के पर्सन। उनके साथ मैंने मिलकर बहुत बड़ा सेमिनार भी किया दिल्ली में। ओके। मेरे ख्याल से नवंबर 2018 में किया था, आइडिया टू $1 बिलियन बिजनेस। और उस सेमिनार में मैंने उनके साथ डिस्कस करके उनकी लाइफ से जो लर्निंग्स हैं वो सारी लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट की थी और उस लर्निंग्स के थ्रू उनको तैयार किया था। उन्होंने अपनी लाइफ की लर्निंग्स लोगों के साथ शेयर की। तो मतलब लगभग 2 आवर का सेशन उनका था, 2 आवर का मेरा था। ओके। तो बहुत अमेजिंग हुआ था। आज भी उसके एक पार्ट की, यानी मेरे वाले पार्ट की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है आज। ओके। सर की नहीं है? नहीं, उन्होंने बोला था कि मेरा वाला आप प्राइवेट रखो, उसको आप पब्लिकली मत शेयर करिए। बेसिकली होना चाहिए था क्योंकि कई बार होता है ना कि हम 100 करोड़ तो क्या 5 करोड़ का बिजनेस कैसे बना वही आइडिया नहीं होता। हाँ, पर ठीक है, जब कोई 1000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनी बताती है ना कि ऐसे ऐसे करना है और कैसे करना है, किस मतलब किस जगह पे आपने कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, तो एक लर्निंग के लिए अच्छा होता। बट ठीक है, नहीं तो हो सकता है आपके इस पॉडकास्ट के बाद मैं उनसे डिस्कस करूं तो मैं बोलूं कि बहुत सारी डिमांड मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। हाँ, अगर वो अलाउ करेंगे तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी वहां पे शेयर करूंगा। बिल्कुल, कहते हैं ना वीडियो देखेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ बिल्कुल। वेद प्रकाश जी, अब LNP के बारे में बात करते हैं। ये तो कैसे, मुझे तो थोड़ा सा पहले बेसिक जानना है सब कॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बारे में। ये कैसे कैसे वर्क करते हैं? तो सबसे पहले माइंड के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये कॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है। तो इसके पहले एक क्विकली मैं आपको शेयर करता हूँ कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, क्योंकि जो नए व्यूअर्स होते हैं ना, कई बार उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। तो जो ब्रेन है ये हमारा हार्डवेयर है। जैसे लैपटॉप होता है, लैपटॉप एक हार्डवेयर है जी। लेकिन जब तक उसके अंदर हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे हम उस हार्डवेयर को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इन द सेम वे ये जो हमारा ब्रेन है ये हार्डवेयर है। ओके। लेकिन हम इसे ऑपरेट इस वजह से कर पाते हैं, इसमें काम इस वजह से कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइंड। राइट। तो सबसे पहले ब्रेन और माइंड के अंडरस्टैंडिंग को हम ये ऐसे करके क्लियर करके समझ सकते हैं। जैसे एक ऐसा इंसान जो अभी अलाइव है और एक ऐसा इंसान जो मर चुका है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रेन दोनों के पास है लेकिन एक के पास माइंड है और एक के पास माइंड नहीं है। यानी कि दुनिया से जाने के बाद उसके सर्किट के अंदर अब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, यानी कि माइंड जो सॉफ्टवेयर है वो अब एब्सेंट है, वो वर्क नहीं कर रहा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है कि माइंड अलग अलग लेवल्स पे फंक्शन करता है। ज्यादातर लोग इस बात को प्रॉपरली नहीं समझते। तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्या होता है कॉन्शियस, जैसे जनरली लोग समझते हैं कि हमारे पास कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है। ऐसा नहीं होता। हमारे पास एक ही माइंड होता है, वो अलग अलग लेवल पे फंक्शन करता है। तो ऐसा नहीं है कि माइंड के अलग अलग पार्ट्स हैं, वो लेमन लैंग्वेज में हम कह देते हैं, समझने में आसानी हो इस वजह से कह देते हैं। अदरवाइज माइंड हमारा डिफरेंट लेवल्स पे फंक्शन करता है। तो कॉन्शियस लेवल का मतलब है वो लेवल ऑफ माइंड जहां पे आप अवेयरनेस के साथ काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका फोकस है, जिसके ऊपर आपका ध्यान है, वो चीज़ें आपकी अवेयरनेस में है। तो अभी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसकी तरफ आपका ध्यान है, आपकी अवेयरनेस में है, अगर वो प्रोसेस हो रही है तो वो माइंड के कॉन्शियस लेवल पे है। ओके, ठीक है।
जैसे अभी मैं आपको सपोज करो कि कुछ भी कह रहा हूँ कि 2+3 कितना होगा, और कॉन्शियसली आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाँ Yes. 5 हो जाएगा, तो ये कॉन्शियस लेवल पे प्रोसेसिंग चल रही है, यानी कॉन्शियस लेवल पे है। सब कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आपकी अवेयरनेस में नहीं है लेकिन प्रोसेस हो रही हैं। जैसे अभी आपकी ब्रीदिंग चल रही है लेकिन आपका ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं है। True. आप किसी पॉस्चर में बैठे हुए हैं, आपका उस पॉस्चर पे ध्यान नहीं है कि एग्जैक्टली आप किस पॉस्चर में बैठने वाले हैं। True. राइट। तो ये सारी चीज़ें फिर भी चल रही हैं, मैनेज हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ किस लेवल पे है? ये सारी की सारी चीज़ें Subconscious. सबकॉन्शियस लेवल पे Okay. है। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस की। हम्म। तो अनकॉन्शियस लेवल क्या होता है? अनकॉन्शियस लेवल माइंड का वो लेवल होता है जहाँ पे हमारे माइंड की जो फाइल्स हैं वो स्टोर हाउस में पड़ी हुई हैं, स्टोरेज की तरह पड़ी हुई है, जैसे Okay. हार्ड डिस्क होती है ना। जी जी जी। तो इन द सेम वे जो भी आपकी मेमोरीज हैं, जैसे आप सपोज करिए कहीं दोस्तों के साथ घूमने गए थे, जैसे ही मैंने कहा आपके माइंड में कुछ इमेजेस आ गए होंगे, है ना। बिल्कुल। लेकिन इसके पहले ना ये फाइल कॉन्शियस लेवल पे थी ना ये सबकॉन्शियस पे थी, ये सारी चीजें कहाँ पे थी? ये अनकॉन्शियस में स्टोर्ड थी। स्टोरेज में थे। तो माइंड हमारा 3 लेवल्स पे फंक्शन करता है। अवेयरनेस का मतलब कॉन्शियस, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग चल रही है वो सबकॉन्शियस, और जहाँ पे ना अवेयरनेस है ना प्रोसेसिंग है वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियस में है, यानी कि स्टोर में पड़ी हुई हैं हमारे। ओके। तो एनएलपी की लैंग्वेज में हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिला के एक नाम दे देते हैं और हम इसे अनकॉन्शियस कहते हैं। ओके। तो ये क्लैरिटी है इसके बारे में। ये जो आप देखते होंगे एज, जैसे लाइक एक बचपन से जब हम बड़े होते हैं, कुछ 2 साल, एक्चुअली मेरा बेटा भी 2 साल का है, तो जब 2 साल के होते हैं बच्चे, या 2 से 6 साल मान लो, और एक होता है 18 से 25 की एज, उसके बाद 55 से 65 की एज होती है। तो इन सब एज कैटेगरी में कैसे दिमाग मतलब डेवलप होता है, किस तरह से सोचता है दिमाग? देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेवलपमेंट के जो अलग अलग फेजेस में होता क्या है। होता यह है कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, यानी इस दुनिया में आते हैं, तो हमारे पास ब्रेन है लेकिन माइंड नहीं है। माइंड डेवलप होना शुरू होता है जब एक बच्चा मदर के वूम में होता है। उसी पर्टिकुलर समय जो मदर फील कर रही है, जो सुन रही है, जो देख रही है, वो सारी चीज़ों से जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन के अंदर रजिस्टर हो रही है, यानी माइंड फॉर्म होना शुरू हो रहा है। माइंड का मतलब सॉफ्टवेयर है ना, इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होने लगी, प्रोग्रामिंग डेवलप होने लगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि जो बच्चा है वो एक तरीके से स्पंज जैसा है। हाँ। उसका माइंड, यानी अभी आप उसको कोल्ड ड्रिंक में डालेंगे तो कोल्ड ड्रिंक सोख लेगा, राइट। एसिड में डालेंगे तो एसिड ऑब्जॉर्व कर लेगा, वाटर में डालेंगे तो वाटर ऑब्जॉर्व कर लेगा, मिल्क में डालेंगे तो मिल्क ऑब्जॉर्व कर लेगा, यानी कोई फिल्ट्रेशन नहीं है। जो हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं वो सब वैसे का वैसे माइंड के अंदर प्लांट होता जा रहा है, ऑब्जॉर्व होता जा रहा है। अब जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो अभी तक वो मदर के वूम में था, अभी तक वो पूरी तरीके से सेफ था, बाहर की दुनिया से कोई टच नहीं है, फिजिकल टच नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब जब वो बाहर आ गया है, दुनिया में आ गया है, तो अब वो उसका माइंड अब तेजी से लर्न कर रहा है। इसको टच किया, करंट लग गया, तो इसका मतलब ये कुछ नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। ओके। टॉफी मुंह में डाला, टेस्ट अच्छा लगा, तो ये कुछ डिलीशियस है। ओके। तो यानी अब माइंड क्या हो रहा है, अब माइंड एक्सटर्नल दुनिया से इंटरेक्ट कर रहा है और लर्न कर रहा है। और अपने खुद के बारे में, जैसे एक बच्चे को लोग क्या करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पुचकारते हैं, दुलार करते हैं, तो वो लव्ड फील करता है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसे कहने लगते हैं तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बच्चा है, वो कम तंग करता है, तुमसे ज़्यादा अच्छा तो वो बच्चा है, उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। यानी कि अब उसके अंदर प्रोग्रामिंग हम इंस्टॉल कर रहे हैं सेल्फ के बारे में। तो जनरली 0 से लेके 6 ईयर्स तक की जो एज होती है, इस ड्यूरेशन में माइंड जो होता है वो मैक्सिमम डेवलप हो जाता है, यानी उसका फॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाता है। यानी हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हम क्या हैं, ये सारी लर्निंग लगभग 6 ईयर्स की एज तक हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने माइंड में। फिर क्या होता है कि 6 ईयर्स से लेके जो 18, 20, 25 तक का जो ड्यूरेशन है, बिल्कुल, इस ड्यूरेशन में क्या होता है, ये हमारा वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में चारों तरफ के एनवायरनमेंट में हमारा एक्सपोजर है और हमारे माइंड के अंदर हमारे खुद के बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक लेवल पे। फिर वो सेल्फ कॉन्सेप्ट या तो स्ट्रांग होता है या टूटता है ना। बिल्कुल। यानी कि अगर आपको अभी तक घर में बहुत दुलार मिला, बहुत प्यार मिला, मेरा बच्चा तो हीरो है, सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, लेकिन आप बाहर गए और आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रामिंग चैलेंज हो रही है, टूट भी रही है। कई बार आपको घर में हो सकता है उतना प्यार नहीं मिला, लेकिन आप बाहर गए, वहाँ पे फ्रेंड्स ने आपको अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने अप्रिशिएट किया। तो ये वो समय है जब आप पूरा जो आपका कैरेक्टर है, पूरी पर्सनैलिटी है, ये लगभग बिल्ड होती है 20-25 सालों की एज तक। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से लेके जो
लगभग हम बात करेंगे 60-65 तक की एज जो होती है, इस ड्यूरेशन में इंसान अपनी ज़िंदगी को अभी तक की प्रोग्रामिंग के बेस पे जीना शुरू करता है। ठीक है। जैसा वो बन गया है उसके अकॉर्डिंग वो ज़िंदगी को जिएगा। नॉर्मली इतना ही होता है। फिर क्या होता है कि वो 60 साल तक शुरू में प्रोग्रामिंग डेवलप हुई, बाद में उस प्रोग्रामिंग को उसने जिया है, तो 60-65 की एज तक जाते जाते वो प्रोग्रामिंग जो है वो कॉन्क्रीट हो जाती है। ओके। ठीक है, सपोज करिए कोई इंसान कहता है कि मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसने ये बचपन में सीखा क्योंकि किसी ने उसे कह दिया कि अरे इसको तो बात बात पे गुस्सा आता है। आपके माइंड ने ये बात पकड़ ली कि मुझे बात बात पे गुस्सा आता है। ओके, तो ये रिएक्ट भी उसी वे में करता उसी वे में करता है। तो 20-25 सालों तक वो स्ट्रांग हो गया, 60-65 की एज तक जाके वो और कंक्रीट हो गया, सॉलिड हो गया बिल्कुल। यानी वो एक ऐसा इंसान बन गया जो हर बात पे रिएक्ट करता है। अब 65 की एज के बाद उसके लिए चेंज होना और मुश्किल है। ओके। भाई सीमेंट आपका जब तक पाउडर के फॉर्म में है तब तक आप उससे कुछ आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर उस सीमेंट का जो पत्थर बन जाए। बैग है उसके ऊपर पानी हमने डाल दिया और वो हार्ड हो गया, अब उससे कुछ और बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा ही लोगों के साथ हो जाता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो बेसिक अपब्रिंगिंग है उसमें बहुत ध्यान रखें कि एक बच्चे को सही इन्वायरमेंट मिले, अच्छे तरीके से वो ग्रो करे, और फिर जो आगे की उसकी ज़िंदगी है उस ड्यूरेशन में अगर उसका सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, यानी वो खुद को अपग्रेड करना चाहता है कि आज तक की जो प्रोग्रामिंग हो गई, लेकिन अब तो मैं अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लूँ, अब तो मैं चीज़ें सीखूँ, अब तो मैं चीज़ें करूँ। अगर वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा तो उसकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। वरना वो ऐसे हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं रिजिड लोग, यानी इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल और रिजिड लोगों के साथ ज़िंदगी में जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत सारे आपको यंगस्टर्स दिखेंगे जिनके पेरेंट्स अब बहुत रिजिड हो चुके हैं। वो अच्छी बात भी बताते हैं अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते तुम हमें सिखाओगे? राइट, सारी जिंदगी हमने इस तरीके से जिया है, अब तुम हमें बताओगे कि कैसे करना है। तो माइंड इस तरह से डेवलप होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये बच्चे जो होते हैं, एक तो बच्चे जब छोटे होते हैं वो जिद्दी मूड में आ जाते हैं। जैसे लाइक अगर फ़ोन देखना है उनको तो फ़ोन देखना है, वो रोने लग जाते हैं अगर आप फ़ोन छीन लेते हैं उनसे। तो उस टाइप की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक है ना वो पेरेंट्स की है ना। जैसे कई बार मैं कहता हूँ कि कई बार मुझे कोई पेरेंट आते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे बच्चे को समझाइए, वो ऐसा नहीं ऐसा करता है, उसे पढ़ने में मन नहीं लगाता, या वो बहुत ज़िद्दी है। तो मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि बिगाड़ने में आपने कितने साल लगाए थे? राइट तो आपने बिगाड़ने में ज़िंदगी के 8-10 साल लगाए हैं उसे, अब आप चाहते हैं वो 8-10 मिनट में बदल जाए। ओके। तो हमें इनिशियली समझना पड़ेगा कि क्या होता है। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन जो एडिक्शन आज के समय सबसे ज़्यादा है, उसके पीछे रूट कॉज क्या है? पेरेंट्स जो हैं उन्होंने ये देखा कि बच्चा हमें परेशान कर रहा है, वो हमें कम परेशान करे, इसके लिए हम उसे कोई डिवाइस दे देते हैं। ठीक है। पहले ये डिवाइस टीवी हुआ करता था। तो मदर हैं या और लोग हैं तो घर में क्या होता था, जैसे पहले क्या होता था, पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। हाँ। तो इंगेजमेंट होता था, बच्चे अपने कजन्स के साथ खेल रहे हैं और फिजिकल ज़्यादा हो जाता था, फिजिकल चीज़ों में ज़्यादा इंगेज्ड हैं। तो टीवी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बिल्कुल सर। जैसे जैसे इंडिविजुअल फैमिली में आ गए तो मदर ने क्या किया, टीवी ऑन करके छोड़ दिया, कार्टून आ रहा है तो वो देख रहा है। हमारे टाइम पे शायद दूरदर्शन में हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कार्टून आता था, हम वो देखते थे। संडे को मूवी आता था शाम में और फ्राइडे नाइट को। हाँ, तो ऐसे आता था। हमने बचपन में वो शक्तिमान देखा है और चीज़ें देखी हैं, राइट। तो क्या होता है कि उस ड्यूरेशन में हमारे पास जो इंगेजमेंट था, जो विजुअल इंगेजमेंट है मूवी का या मीडिया का, ये बहुत कम था। जैसे जैसे ये कार्टून नेटवर्क आया और चीज़ आई तो लोगों के लिए आसान हो गया कि टीवी ऑन कर दो, टीवी ऑन करके आप वहाँ पे ड्रॉप कर दो, है ना, मतलब बच्चे को बैठा दो, वो टीवी देखता रहेगा। अब वो टीवी हमारे हाथ में आ गया। हाँ। और जो पहले प्रोग्राम शेड्यूल्ड होते थे, आज वो 24/7 अवेलेबल हैं। आप किसी भी चीज़ को यूट्यूब पे या OTT प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। तो बच्चा जो है उसके सारे के सारे सेंसेस इंगेज हो जाते हैं जब वो टीवी मतलब मोबाइल देखता है या कोई ऐसी चीज़ देखता है। तो हमारा माइंड किन चीज़ों में ज़्यादा इंगेज होता है? जिन चीज़ों में हमें कुछ विजुअल देखने को मिल रहा है, कुछ ऑडियो सुनने को मिल रहा है और कुछ हमें फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जैसे ही होता है तो वैसे ही हमारा माइंड हिप्नोटाइज हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। राइट, क्लियर हो रही है चीज़ें? तो माइंड क्या हो गया, इसमें कैप्चर हो गया ये तीनों की तीनों चीज़ों से। तो बच्चा क्या होता है, जैसे ही मदर उसको मोबाइल पकड़ा देती है कि तुम देखो, तो एक्चुअली पेरेंट अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चे के हाथ में उन्होंने मोबाइल दिया था। अब बच्चे को आपने एक ऐसी चीज़ दे दी जिसमें उसका विजुअल, ऑडियो और फीलिंग तीनों सेंसेस इंगेज हैं।
और अब आप चाहते हैं कि वो मोबाइल छोड़ दे। तो ये वैसी ही बात है कि आपको मैंने बहुत डिलीशियस मिठाई खिला दी और अब मैं आपको कह रहा हूँ बिना चीनी वाली मिठाई देता हूँ, वो क्यों नहीं खा रहे हो तुम? ओके, कोई जब रास्ता है ज्यादा इसका? प्लेजर मिल चुका है तो फिर कम प्लेजर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना आसानी से। अब सॉल्यूशन क्या है, जैसे आपने पूछा ना यस सर। कि सॉल्यूशन पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि आपको बच्चे को इंगेजमेंट्स देने होंगे। अगर आज इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, अगर होते तो बहुत अच्छी बात होती। ये हमने बहुत ख़राब कर लिया है हाँ, ये अपनी तो है। ज़िंदगी को। तो आज के समय क्या कर सकते हैं, जैसे अगर छोटा बच्चा है, अभी वो 2 4 5 साल का है और ऐसे बच्चे को इंगेज करना है, तो A4 शीट्स रखिए, ठीक है। कलर पेंसिल्स रखिए, राइट। ओके। उसको कुछ ऐसा दीजिए कि वो, आप इससे मत परेशान होइए कि वो कुछ कागज़ खराब करेगा या Okay. कुछ ऐसा करेगा। आप एक मैट बिछा दीजिए ज़मीन पे या बेड पे, जहाँ पे उसको आप ऐसी चीज़ें दे दीजिए जिन टूल्स के साथ वो खेले। ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी मोटर एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी फिजिकल एक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। और जब उसमें उसको एक्टिविटी उसमें इंगेज होगा वो, तो उसका जो मोबाइल की तरफ अटेंशन था वो थोड़ा कम होगा, ओके। राइट। तो इस तरह की चीज़ें दीजिए उसको। कुछ अगर वो थोड़ा और बड़ा हो चुका है, अगर वो कुछ क्राफ्ट कर सकता है, कुछ और बना सकता है, अगर इतना बड़ा हो गया सीजर हैंडल कर सकता है, ऐसा नहीं बहुत शार्प नहीं, हो, अभी तो नहीं है दे ना। हाँ, सकते। तो मतलब आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए, कुछ खिलौने दे दीजिए। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे, आपको याद होगा, हम लोगों ने बचपन में खेला है कि उससे हम कुछ मोटर जी, बनाते जी, थे, जी। चीज़ें बनाते थे। तो ऐसी चीज़ें हम बच्चे को देंगे तो इसमें इंगेज होगा, ओके, तो मतलब ये रिप्लेस करा जा सकता है इन चीज़ों किया के जा थ्रू? सकता है उसको। और दूसरी चीज़ क्या है, रिप्लेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जैसे उसने कुछ भी बनाया है, अरे इतना बढ़िया बनाया तुमने, अरे यार तुम तो बहुत क्रिएटिव हो, है ना। या उसके लिए आपने क्लैपिंग कर दी, अभी वो लैंग्वेज उतनी नहीं समझ रहा है तो आपने स्माइल कर दिया, उसको गले लगा लिया। अब आपने जब उसको पॉजिटिव फीडिंग दी है, तो उस पॉजिटिव फीडिंग से क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट हो रहा है। पॉजिटिव फीलिंग उस एक्टिविटी के साथ कनेक्ट हो जा रही है जो आपने उसको खेलने को दी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइंड की नई प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके। इसके अलावा और कुछ चीज़ें करनी है, वो बता देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे लोग ये जानना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अगर वो स्कूल वगैरह जाने लगा है अब, यानी कि 5 6 ईयर्स के एज में हो गया है, उसको आप किसी फिजिकल गेम के साथ इंगेज कर दीजिए। आज बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो वो स्कूल गया, स्कूल से आया, उसने पढ़ाई की, अब आप उसको स्केट्स है, कराटे है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, कुछ ऐसे, मतलब वीक में जनरली अल्टरनेट डेज होते हैं, तो 3 डेज़ के लिए आपने म्यूज़िक में डाल दिया और 3 डेज़ के लिए आपने किसी स्पोर्ट में डाल दिया, या 3 डेज़ के लिए आर्ट में डाल दिया, 3 डेज़ के लिए म्यूज़िक में या स्पोर्ट्स में डाल दिया, ताकि उसका इंटरेस्ट पता चले। हाँ, तो उसका इंटरेस्ट पता भी चलेगा और दूसरी बात वो क्रिएटिव तरीके से इंगेज होगा। मोबाइल में आप पैसिव मोड में हैं, आप थोड़ी कुछ कर रहे हैं, जो कर रहा है मोबाइल कर रहा है। तो आप तो बस यूं बैठे हुए हैं और मोबाइल आंखों के सामने, इंफॉर्मेशन आपके स्क्रॉल हो रही है, आप उसमें लगे हुए हैं, उससे ब्रेन के अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रेशन तो हो नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने उसी बच्चे को, उसका जो टाइम था उसी में तो मोबाइल देखता था, अगर आपने उस टाइम में उसको आर्ट्स ज्वाइन करा दिया या कोई फिजिकल एक्टिविटी की चीज़ ज्वाइन करा दी, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो उसका जो कनेक्शन है वो मोबाइल के कंपैरिजन में उन चीज़ों में ज़्यादा हो जाएगा, इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा उसका, और बाकी टाइम उसके पास पढ़ने के लिए है। और कहीं ज़रूरत पड़े तो स्ट्रिक्ट होने की, तो स्ट्रिक्ट भी हो जाइए। ओके। कि आपको मोबाइल मिलेगा, हाफ एन आवर के लिए मिलेगा या 1 आवर के लिए मिलेगा, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, आप कहेंगे ये तो रोने लगता है। हाँ, आप मुझे बताइए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था एक्चुअली कि जब हाँ। हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है? बच्चा कई बार होता है नेगेटिव ले लेता है चीज़ों को। देखिए क्या है कि आप नेगेटिव को इसलिए ले लेता है क्योंकि आप ये कह रहे हैं मोबाइल मत यूज़ करो, आप उसे ये नहीं बता रहे हैं कि मोबाइल मत यूज़ करो, लेकिन यूज़ क्या करो। अगर आपने उसको कोई पॉजिटिव इंगेजमेंट नहीं दिया, पर छोटा बच्चा समझेगा नहीं ना, 5 6 साल का उसको बच्चा। आपको बस रिप्लेस करना है ना, सीधे चीज़ें। आपने उसकी जगह उसको पेपर्स दे दिए, उसको एरोप्लेन बना के दे दिया, उड़ाना सिखा दिया, कोई टॉय दे दिया, किसी एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स में दोस्तों के साथ भेज दिया कहीं पे। अगर आप ये करेंगे तो उसका मोबाइल धीरे धीरे उसके हाथ से छूटेगा, क्योंकि उसको दूसरी चीज़ों में प्लेजर्स आने लगेंगे। और जो मैंने स्ट्रिक्ट होने की बात बोली, कि कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़े कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक साथ मत हो जाइए कि नहीं बस आज से ही तुम्हारा मोबाइल बंद, तो पहले उसे एक्टिविटी दीजिए। लेकिन फिर भी ज़्यादा यूज़ करता है तो आप उसको बोलिए आपको बेटा मोबाइल सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलेगा जी, या 2 घंटे के लिए मिलेगा, या 1 घंटे अभी मिलेगा, आधे घंटे इस समय मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और उसको ये चीज़ पता चल जाए कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं रो लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे नहीं मिलेगा, तो वो कितनी दिन रोएगा। ओके।
एक दिन 2 दिन के बाद उसके माइंड के ये पैटर्न्स टूटने लगेंगे। ठीक है, देखो हम जिद क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है जिद करने के बाद तो ये जिद मिल पूरी हो जाएगा, जाएगी। बिल्कुल। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं कितना भी रो लूं, कितना भी जिद कर लूं, मेरी जिद पूरी होगी ही नहीं, तो क्या मैं जिद करूंगा? शायद नहीं करना। नहीं करेंगे। हम्म, आप सोच के देखिए ना, आप कोई भी चीज करते, अरे आप कहीं जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, आपको सैलरी ना मिले, आप कितने obviously, दिन जॉब कर लेंगे? बाय। बाय करके आप कहीं और चले जाएंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिला जिस रिवॉर्ड के लिए आप काम कर रहे हैं। ओके, तो आपके रोने से मोबाइल हाथ में आ जाता था, अगर वो आएगा ही नहीं तो रोना खाली जाएगा, तो माइंड को ये समझ में आ जाएगा दिस टेक्निक इज नॉट वर्किंग। ओके, तो ये कर सकते हैं हम बिल्कुल पेरेंट्स? कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं करना, झटके से नहीं करना है। पहले उसको दूसरे एंगेजमेंट दीजिए, वो दूसरी चीजों में एंगेज होगा तो उसका टाइम अपने आप मोबाइल का कम ओके, हो धीरे जाएगा। धीरे प्रोसेस हाँ, करना धीरे है। धीरे प्रोसेस करिए, एक साथ मत करिए, वरना उसके लिए शॉक जैसा हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ओके मुझे किस चीज की पनिशमेंट मिल रही सर, है। ये माइंड रिवर्स होता है क्या? लाइक रिवर्स इस सेंस में बोल रहा हूँ, जैसे लाइक अब बचपन होते हैं, जब छोटे होते हैं बचपन में हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को ना मांगते हैं, जैसे लाइक हमें कुछ खाने का शायद अलाव भी ना हो, लेकिन मन करता है कि खाना है। बचपन में तो ये सेम सेम चीज़ हो जाता है, लेकिन जब सेम हमारा बुढ़ापा आता है तो क्या हम उस रिवर्स मोड में जाते हैं? क्योंकि मैंने अपनी दादी को देखा है बच्चों की तरह, जैसे मेरा बेटा भी छोटा सा कर रहा है, वैसे मेरी दादी करती कि जैसे लाइक चाय पीना है उनको, सुबह 4 बजे चाय, और कई चीज़ें उनको खाना नहीं होता था, तो बेटा ये खिलाना, मतलब वो एक बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, मतलब रिएक्ट करती थी, सॉरी। तो वो क्या माइंड इस वे में भी काम करता है क्या? असल में होता क्या है ना कि जो बच्चे का माइंड होता है, हम्म, उसके माइंड में क्या होती है, कॉन्शियसनेस कम होती है, हम्म, यानी कि उसके पास अवेयरनेस, होश, ये चीज़ें कम होती हैं। वो अपनी इंस्टिंक्ट पे जो भी फील हो रहा है वैसा ही वो कम्युनिकेट करता है, वैसा ही काम करता है। तो ओल्ड एज में जाके भी कई बार ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तक एक ज़िंदगी में, मतलब एक अच्छी खासी एज तक ज़िंदगी जीने के बाद होता क्या है कि अब आपने ज़िंदगी के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितनी चीज़ें थी वो सारी कर ली। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे माइंड फिर से थोड़ा थोड़ा सा बच्चे जैसा हो जाता है, क्योंकि फिर कई बार हम उस उतना लॉजिकली नहीं सोच पाते। वो गाना भी बना ना, दिल तो बच्चा है जी। हाँ बिल्कुल। तो वो क्या है कि वो लॉजिकली नहीं सोच पाते, फिर उसके बाद उनका माइंड ऐसे वर्क करता है कि मतलब हमें ये मिल जाए, हमें ये चाहिए, है ना, कि वो बार बार उसकी डिमांड करना सही है या नहीं है, या अगले के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, फिर वो चीज़ें ध्यान में नहीं आती, जैसे बच्चों के नहीं आती। ओके, तो ये थोड़ा सा एज के साथ, एक एज जाने के बाद कई बार लोगों के अंदर हो जाता है, ओके। और अच्छे अच्छे लोगों के साथ हो जाता है। हो हाँ, सकता है मैंने कोई बहुत आईएएस सारे। पीसीएस रहा हो, हम्म, लेकिन ओल्ड एज में जाने के बाद उसकी जो माइंड की स्थिति ऐसी हो सकती है। ओके, तो उस ड्यूरेशन में हमें थोड़ा सा ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम ये कहेंगे कि नहीं इनकी एज ज़्यादा है, इन्होंने पूरी ज़िंदगी दी है, इनको समझना चाहिए, तो कई बार वो नहीं समझ पाएंगे, आप ही समझ लो, हाँ, थोड़ा सा उनको पैम्पर कर लो हल्का सा। अब ये नहीं कि सारी ही चीज़ें करो, लेकिन थोड़ा सा उनको अगर एक्स्ट्रा केयर दे देते हैं, एक्स्ट्रा अफेक्शन दे देते हैं, तो वो अच्छा ही है, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बिल्कुल। ये क्योंकि ना कई बार होता है ना, मेरा घर, मतलब घर का एग्जाम्पल था ये। मेरी दादी छोटी छोटी चीज़ों पे जो बच्चों की तरह जिद करने लगती थी, जैसे समोसे खाना है, समोसे खाए। कई चीज़ें ना हमारे मतलब गांव में क्या होता है ना, वेंडर आके गली के बाहर बेचते हैं कुछ भी, तो मेरी दादी खाएगी नहीं, लेकिन वो ले लेगी। क्यों? हम लोग खाएंगे, जब छोटे छोटे मतलब पोता पोती जो बोलते हैं ना हम लोग, तो उनको ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंडसन खाएंगे, तो इसलिए ले लेते थे। मम्मी कई बार मना करता, लेकिन वो मानती नहीं थी, बहुत मतलब बच्चों की तरह वो जिद करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी माइंड्स पे आ ही रहे हैं, तो सर कुछ एज बता सकते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइंड वर्क करता है बच्चों का? मतलब किस एज में सबसे ज़्यादा वर्क करता है? अगर मतलब आज अगर ये पॉडकास्ट कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाए कि हमें ना सबसे ज़्यादा वर्क कब करना है अपने बच्चों पे। जैसे लाइक एक हमें किस शेप में देना है, लाइक मुझे अगर करियर की बात करनी है, उसको किस वे में जाना है, डॉक्टर या इंजीनियर भी बनाना है, तो किस एज पे वो ज़्यादा प्रैक्टिस करे, उसको मेहनत करे या समझाएं, ताकि वो आसानी से अडॉप्ट कर सके उन चीज़ों को। देखिए क्या होता है ना कि अगर हम बात करते हैं कि बच्चों के एज ग्रुप की, अगर आप बात हाँ, करेंगे उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो कुछ चीज़ें हमें समझनी है। जैसे सबसे पहली जो एज होती है, जो 0 से लेके 6 ईयर्स तक की मैं बात कर रहा हूँ, 6-7 ईयर्स, 6 कोई फिक्स नंबर नहीं है, मतलब ओके, लगभग ये एज। इसमें बच्चा जिस एज में होता है उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट, यानी कि बच्चा इस समय डिपेंडेंट है पूरी तरीके से बिल्कुल, पेरेंट्स पे। बिल्कुल, आप खिलाएंगे तो वो खाएगा, आप पानी देंगे तो वो पानी पी पाएगा, आप उसे नहलाएंगे तो वो नहा पाएगा, आप कपड़े पहनाएंगे तो वो पहनेगा, यानी कि वो डिपेंडेंट एज में है।
तो जब बच्चा डिपेंडेंट एज में है, जब पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उस समय आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि ये अभी इसके माइंड का कॉन्शियस लेवल यानी अवेयरनेस ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो जो भी आप बात कह रहे हैं वो बच्चे के लिए पत्थर की लकीर है। स्पेशली आप बच्चे से जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और स्पेशली उसके बारे में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उससे वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, यानी कि वो कौन है, वो क्या है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये उसे अभी ही सीखने को मिल रहा है। ओके तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो इनिशियल एज है, जो शुरू की एज है, उसमें आप बच्चे के साथ अपलिफ्टिंग कम्युनिकेशन करिए। ओके यानी उसको आप अप्रिशिएट करिए, उसको अपलिफ्ट करिए। जब वो कुछ अच्छा करे तो उसको रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप टॉफ़ी चॉकलेट ही दें, आप उसको गले लगा रहे हैं, आप उसको सहला रहे हैं, आप उसको घुमाने ले जा रहे हैं, हैं, आप उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, आप उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उसको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चल रहा है। ध्यान से समझिएगा। एक आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, बहुत ही रेलिवेंट एक्सपेरिमेंट है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक हॉस्पिटल में, ठीक है कि जो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज हैं इसका क्या असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। ठीक है तो क्या हुआ कि दो तरफ ऐसे बेड लगे हुए हैं नर्सरी में, जैसे बच्चे पैदा होते हैं फिर उन्हें नर्सरी में रखा जाता है, मतलब विदेशों में तो ये ज़्यादा है, जी इंडिया में तो अब जाके ये चीज़ें हुई हैं। तो पहले क्या होता है, उन्हें नर्सरी में रखते हैं, यानी कि ऐसे पूरे रोज़ लगे हुए हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि इस रो में भी बच्चे हैं जो बेड मतलब अपने नर्सरी वाले बेड पे हैं, और इस रो में भी बच्चे हैं। ठीक है एक रो के बच्चों के साथ जो स्टाफ है, यानी कि जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो ये करेंगे कि अगर बच्चे को दूध की ज़रूरत है वो उसको दूध देंगे, उसका डायपर चेंज करना है तो डायपर चेंज करेंगे, उसको जो भी उसकी नीड्स है वो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है और साथ साथ उसको देख के मुस्कुराएंगे भी, पुचकारेंगे भी, उसको सहलाएंगे भी, यानी जैसे हम एक बच्चे को केयर करते हैं। तो एक रो के साथ ये किया जाएगा। ठीक है दूसरे रो के साथ क्या होगा, इन बच्चों की भी सारी नीड्स पूरी की जाएंगी, यानी कि ठीक इनको है। भी मिल्क मिलेगा, इनके भी डायपर्स चेंज होंगे, इनकी भी क्लीनिंग होगी, जो भी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन बच्चे से आई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा, बच्चे को देख के मुस्कुराया नहीं जाएगा, बच्चे को सहलाया नहीं जाएगा, टैप नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जस्ट देखते हैं कि नीड्स तो दोनों की पूरी कर रहे हैं, अगर हम ये ह्यूमन लव और अफेक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, देखते हैं। पता है सरप्राइजिंग फैक्ट है कि 24 आवर्स के अंदर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको बंद कर देना पड़ा। 24 आवर्स के अंदर बंद कर देना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे बच्चे थे जिनको ये टच नहीं मिल रहा था, जिनको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, जिनकी तरफ देख के मुस्कुराया नहीं जा रहा था, इन बच्चों के हेल्थ की सिचुएशन ऐसे होने लगी जिसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स, यानी कि ये एक तरीके से मरने लगे, मतलब मरे नहीं लेकिन उस सिचुएशन में जाने लगे जहाँ पे उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना प्रॉपरली बंद करना शुरू कर दिया। तो कितनी बड़ी फाइंडिंग यहाँ से निकली वो ये है कि जो इंसान का बच्चा है उसको सेल्फ वर्थ जो होती है, मतलब आई एम वर्दी एनफ, आई डिजर्व लव, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो उसे केयर मिलती है, जो उसको अप्रिशिएशन मिलता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके और अगर ये उसे नहीं मिलेगी तो बच्चे के माइंड को मैसेज जाता है कि आई एम अनवांटेड, आई एम वर्थलेस। और माइंड अगर ये समझ जाएगा कि आई एम वर्थलेस तो आपकी ज़िंदगी को क्यों कंटिन्यू करेगा। ओके मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा जो मुझे लगा समझ में कि शायद हमें बच्चे को कभी आपने वो बोला था ना कि उनका रिजल्ट अच्छा आता है, नेगेटिव नहीं करना चाहिए था। I think। बिल्कुल, हम कंपैरिजन करके उसको पुट डाउन कर देते हैं, तो उसे लगता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, यानी आप सेल्फ वर्थ उसकी खराब कर रहे हैं। तो जो 0 से लेके 6 इयर्स की एज है या इस ड्यूरेशन की एज है, इस समय उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके आप ऐसे समझिए कि एक एम्प्टी स्पेस है जिसमें आप लिख रहे हैं। गेटिंग सर बिल्कुल हाँ, कि आप कौन हो, वो समझ रहा है कि मैं कौन हूँ, किसकी नज़र से, क्योंकि हम प्रेजेंट कर रहे हैं। हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस एज में बच्चा जब तक डिपेंडेंट है तब तक उसके साथ कम्युनिकेशन का चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, उसको वर्दी फील कराइए कि यू आर वर्दी एनफ, यू आर वांटेड, यू आर लवेबल, यू आर समवन जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, है ना। अब इसके बाद आती है उसके बाद की एज, उसके बाद की जो एज आती है उसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट वो एज होती है जो उस 6-7 साल की एज से लेके जो 10-11 साल की एज होती है, वो एज होती है, उसे हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट में क्या है कि अब बच्चा कुछ काम जो है वो खुद से कर सकता है और कुछ काम उसके आपकी मदद से होंगे। क्लियर हो रही है चीज़ें। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी जहाँ पे है, तो आप इस ड्यूरेशन में बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बेटा अपने कपड़े ऐसे रखने हैं, अपनी चीज़ें ऐसे रखनी है, बेटा ये सही है, ये गलत है,
दोस्तों के साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, रिलेटिव्स के साथ ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं करनी है। अब उनका फॉर्मेशन चल रहा है, क्लियर हो रही है True. चीज़ें। अब इस ड्यूरेशन में आपने ये सारी चीज़ें की, अब इसके बाद की जो एज है वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एज होती है, वो है टीन एज। Yeah. जब एक बच्चा 13 साल के रेंज से में आ जाता है, पेरेंट्स मैक्सिमम यही कहते हैं कि अब हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, Okay. है ना। अभी उस एज में गया नहीं हूँ मैं। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं ना, देखेंगे सबके बच्चे अलग अलग जोन में हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सर। समझना ज़रूरी है। तो अब कई बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हम उसको मना करते हैं, या हम उसे कहते हैं इतने बजे तक वापस आ जाना, वो लेट तक आएगा घर में, वो अपनी मर्जी से अपने हेयर स्टाइल बनाएगा, कुछ भी, या बनाएगी, या ये वो, और उन्हें लगता है, और वो कहते हैं हम कुछ भी कहते हैं, हमारा बच्चा जो है हमें तो अपना दुश्मन समझता है। एक्चुअली यहाँ पे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि अभी तक, जब तक वो छोटा था, डिपेंडेंट था, तब तक आपने उसको अपने हिसाब से ट्रीट किया, फिर इंटर डिपेंडेंट था, आपने अलग तरीके से ट्रीट किया, अब आपकी ट्रेनिंग हो गई इंटर डिपेंडेंट की। लेकिन बच्चा जिस एज में गया है, इस एज को कहते हैं इंडिपेंडेंट। तो अब बच्चा अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है, तो आप उससे ये बताइए मत उसको, उसके ऊपर ऑर्डर मत करिए कि तुम 7 बजे तक आ जाना। उससे पूछिए कि बेटा आप खेलने जा रहे हो, आप कब तक वापस आ जाओगे, या किस समय तक वापस आ जाना सही रहेगा। तो जैसे ही आपने अपनी अप्रोच चेंज की, तो बच्चे को जिम्मेदारी का एहसास आएगा, और उसको ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे बिलीव करते हैं, मुझे ट्रस्ट करते हैं, मुझे अभी भी बच्चे की तरह सिखा नहीं रहे, क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए। अब ये वो ड्यूरेशन है जिसमें आप बच्चे को ये ना बताएं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। इस ड्यूरेशन में बच्चे से कहें कि बेटा आप एक्सप्लोर करो, आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अच्छा देखो डॉक्टर की जो ज़िंदगी होती है उसमें क्या रिवॉर्ड्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। अच्छा आप सीए बनना चाहते हो, सीए की ज़िंदगी में क्या रिवॉर्ड्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। अब बच्चे को आप हेल्प कर रहे हैं, आप थोप नहीं रहे उसके ऊपर। अब आप उसे कह रहे हैं एक्सप्लोर करो और देखो कि तुम्हें क्या इंक्लिनेशन दिख रहा है। अब वो बच्चा अब समझ पाएगा कि मुझे लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल सर। तो फिर जब वो डिसीजन लेगा, तो वो डिसीजन के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा कि आपने मुझे कह दिया डॉक्टर बनना है, या आपने मुझे कह दिया इंजीनियर बनना है। अब उसके अंदर से डिसीजन आएगा, आपने उसको सिर्फ गाइड किया है। तो इस एज में आपका रोल गाइड का हो जाता है। तो जब आप गाइड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजंस लेगा, ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ काम करेगा, और आपके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। मैं कई बार कहता हूँ पेरेंट्स को, कोई भी कभी बात चुभती भी है, मैं कहता हूँ कि क्या होता है, आप कभी भी ऑब्जर्व करिएगा कि एक बच्चे को जब उसने 12th पूरी कर ली, उसके बाद उसको कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा है, उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, अब उसे कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा है। एक वो कॉलेज है जो आपके शहर में, और एक वो कॉलेज है जो आपके शहर से दूर है। वो किस में जाएगा? दूर ही जाएगा सर, दूर ही जाएगा। तो मैं कहता हूँ अब बताओ वो क्यों दूर जा रहा है, जबकि हो सकता है दूर वाला कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, आपके सिटी वाला कॉलेज ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपसे दूर जाना चाहता है, क्योंकि आपने आज तक उसको सप्रेस इतना किया है कि अब उसे फ्रीडम चाहिए। मे बी आज के पॉडकास्ट में एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत ही अच्छा मतलब आपने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ना ये चीज़ मैं खुद देख चुका हूँ। ये चीज़ जो आप बता रहे हो वो विजुअल मेरे पास भी आ रहा था, जब मेरी वाइफ कहती है ये तो बदमाश है, वो रिएक्ट करता है एक्चुअली। उस टाइम वो रोने लगता था। मेरा बच्चा 2 साल का है, लेकिन वो समझने लगा इन चीज़ों को। तो वो विजुअल आ रहे थे जब आप कह रहे हो ना इन चीज़ों को नेगेटिव नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद वो अडॉप्ट कर लेता है। देखिए क्या होता है ना, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग तो हम बहुत बाद में सीखते हैं, लेकिन नॉन वर्बल जो फिजिकल हमारी बॉडी लैंग्वेज है, देखिए जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे पास 2 ही डर होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है, एक डर होता है फियर ऑफ लाउड नॉइसेस, जो बच्चा होता है वो तेज आवाज से डरता है। दूसरा जो डर होता है वो होता है फियर ऑफ फॉलिंग, यानी कि नीचे गिरने का डर। जैसे आप बच्चे को अगर ऊपर उछालेंगे तो ऐसे करेगा, क्योंकि वो उसको ये डर होता है कि मैं गिर ना जाऊं। इसके अलावा सारे डर जो होते हैं हमने ज़िंदगी में, वो हमने सारे लर्न किए हैं, हम उनके साथ इस दुनिया में नहीं आए थे। तो जब किसी बच्चे को आप कुछ भी बता रहे हैं और अगर आप तेज़ आवाज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस समय उस डर से लर्न कर रहा है, उस डर से कनेक्शन बना रहा है। उसने कोई चीज़ की, आपने उसके ऊपर ज़ोर से चिल्लाया, तो अब वो उस काम को करने से डरेगा या उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो कोशिश करना है कि अपने आप को हम हैंडल करें, उसको सही तरीके से हैंडल करें, प्यार से समझाएं। कभी कभी मैं कुछ मदर्स को देखता हूँ, वो अपने 1 साल के बच्चे को कहती हैं इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है।
तो मैं कहता हूँ उसने डिसाइड किया है, उसकी जिंदगी का ये पर्पस है। ये वीडियो मेरी वाइफ भी देखी। इनफैक्ट कहती है वो। सही है, तो फिर आपको तो बहुत बेलन पड़ने वाले हैं नहीं फिर सर, घर में। पर ठीक है ना, पता है क्या होता है सर, बचपन में हम भी छोटे हाँ थे, लेकिन हमें बचपन की चीज़ें याद नहीं है। हाँ लेकिन हमें क्या लगता है कि कुछ चीज़ें जो मिसिंग रही है हमारी लाइफ में, आप उस चीज़ को एटलीस्ट फुलफिल करो अपने आगे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल जस्ट आई एम ट्राइंग कि ये चीज़ ना हो, बिल्कुल। जो हमारे आगे वाले जनरेशन वो एटलीस्ट समझदार हो, काम हो। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कई बार पूछता हूँ, डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, True, sir. इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, पेरेंट बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करते हैं? पेरेंट बनने के लिए हम शादी कर लेते हैं। जी जी कोई पढ़ाई नहीं करते, और उसके बाद फिर क्या होता है, हम पेरेंट बन जाते हैं, तो हम पेरेंटिंग जैसा काम कर रहे हैं बिना पेरेंटिंग को समझे। ट्रू सर। तो यानी कि हम जिस जिस स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं उस स्पोर्ट्स के हमें रूल ही नहीं पता, हम उन रूल्स के साथ खेल रहे हैं जो रूल्स हमने अपने बचपन में जिए हैं, यानी जैसे हमें हैंडल किया गया है हाँ, वैसे ही हम अपने बच्चों को या हैंडल फिर कर हम रहे हैं, आसपास देख के सीख आसपास जाते देख हैं। के सीख रहे हैं। आज शर्मा जी ने कार ले आया अपने बेटे के लिए, मैं भी जा रहा हूँ बाइक या कार ले ही आऊँगा आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या है ना कि ये अपब्रिंगिंग का जो तरीका है ये बहुत गलत है, हमें ये साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, इसका असर क्या हो रहा है बच्चे के ऊपर, उसको हैंडल कैसे करना है। अगर आपने एक बच्चे के अंदर सेल्फ वर्थ उसके डेवलप कर दी, आपने उसको ये फीलिंग दे दी कि यू आर वांटेड, यू आर समवन जिसके मतलब जो यूनिक है अपनी ज़िंदगी में, वो कुछ कर सकता है, आंखों का तारा। हाँ, तो जब अगर उसको ये फीलिंग आ गई तो वो यूनिक बन के दिखा देगा। सिकंदर के बारे में, मतलब जो अलेक्जेंडर हैं सिकंदर, उनके बारे में एक कहा जाता है कि उनकी माँ उनसे क्या कहती थी कि तुम वो हो, मतलब यू आर बॉर्न टू कनेक्ट वर्ल्ड्स टुगेदर, और उनके मन में बाद में आके क्या हो गया कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। बिल्कुल, मतलब तुम वो हो जो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ दोगे, यानी कि तुम अपना किंगडम बनाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा, इसमें सिकंदर को मैं नहीं सर, जस्टिफाई आई नहीं कर गेटिंग रहा। दिस पॉइंट। पता है क्यों? हम अपने सम्राट में, या हमारे जो राजा थे महाराणा प्रताप, या अभी न्यू मूवी आई छावा, आपने देखा होगा, शिवा, छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र छावा, संभाजी महाराज, तो उन्होंने बचपन से सीखा क्या है? यही तो सीखा है, Exactly. लड़ना है, स्वराज, ये तो अडॉप्ट किया उन्होंने। बिल्कुल, जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेगा आप उसी के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीने लगेंगे, वैसे ही बन जाएंगे। तो अपने बच्चों को कभी ये मत कहिए कि तुम तो, ये तो हर बात पे नाराज़ हो जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। आपको नहीं पता कि आप ऐसी बातें करके उसके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग क्रिएट कर रहे हैं, और अगर उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी बन जाएगी तो वो वैसा ही इंसान बन जाएगा। क्या आप वैसा इंसान बनाना चाहते हैं उसको? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट, अपनी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। गुड। यस। एक और सर, मैं ओल्ड एज के लिए ही सेम कैटेगरी में बात करना चाहता हूँ। जैसे लाइक मेरे एक नोन में ही है फ्रेंड, वो कहते हैं जैसे उनके फादर में भी 70+ हो गया, वो खाना जैसे उनका ना शरीर स्लो प्रोसेस कर रहा है, मतलब वर्क, कोई डिजीज़ है मे बी, बट मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बस जानना चाहता हूँ कि उस टाइप के माइंड कैसे वर्क करते हैं। जैसे वो खाना खाते हैं ना, तो बिल्कुल यूँ हाथ जाता है, बिल्कुल मतलब यूँ स्लो पोर्शन में जाता है, और आराम से च्यूई करते हैं। और वॉक भी करना होता है तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है समय उनके लिए रुक गया है, बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो ये माइंड मतलब किसी एज में ही आती है, या क्या रीज़न है इसके पीछे नहीं, का? ये एज के हिसाब से नहीं है, क्योंकि एज के हिसाब से ये ज़रूर हो सकता है कि किसी के हाथ पैरों का उतना कंट्रोल नहीं रह गया कि अब वो फूड उठाते हैं और में भी गिर जाता है, या वो उतनी स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन जो आप स्लो डाउन कह रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई न्यूरो रीज़न हो सकता है, यानी कि जो ब्रेन, जैसे मैं तो माइंड पे वर्क करता हूँ, लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन में हो सकता है कि कुछ ऐसे कुछ चैलेंजेस आए हों, ऐसी कोई डिजीज़ या किसी वजह से जो उनकी प्रोसेसिंग है या जो उनके एक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो गया हो। तो कहीं ना कहीं ब्रेन जो है उससे एज का रिलेटेड इफेक्ट नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एज के रीज़न से नहीं होता, क्योंकि एज से होता तो सबके साथ होता। हाँ, अगर एज से होता, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70+ हैं, 75+ हैं, है ना? वो एज के साथ अगर हो रहा होता तो सबके साथ होता, तो वो एज के साथ नहीं हो रहा है। वो कोई ना कोई उसके पीछे कोई न्यूरो रीज़न हो सकता है, तो उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट या जो न्यूरो पे वर्क करते हैं ऐसे एक्सपर्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, बात करना चाहिए। माइंड्स पे ही चल रहे थे, एक और माइंड्स का मुझे लगता है
जो मेजर इशू आता है लोगों में, जैसे लाइक एक एडवाइस देते हैं हम कि फेलियर से सीखो। एक बंदा जो एडवाइस देता है जो फेलियर से सीखो, और एक जो फेल होता है जो एक्चुअली फील करता है, सेम सिचुएशन होती है समझने की, जो प्रवृत्ति दोनों की सेम होती है उस सिचुएशन में? नहीं, दोनों की सेम नहीं होती, अलग अलग होती है। ओके। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे जो शब्द हम यूज करते हैं, अगर हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सिर्फ शब्द हैं। मैं आपको कम्युनिकेशन बताता हूँ, एनएलपी के टर्मिनोलॉजी में बताता हूँ कि जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, वार्तालाप कहते हैं ना, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है। वर्ड्स, टोन ऑफ वॉइस और फिजियोलॉजी। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। टोन ऑफ वॉइस मीन्स जो मैं आपसे जिस टोन में बात कह रहा हूँ, ऊपर नीचे मेरी वॉइस हो रही है, जिस तरह से मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, ये टोन ऑफ वॉइस है। ओके। और उसके बाद आती है फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज। फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी लैंग्वेज। तो जो कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं ना, उसमें ये तीनों का रोल है। और ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन शब्दों से होता है। हाँ। लेकिन जस्ट अपोजिट है, सबसे कम कम्युनिकेशन शब्दों से होता है। ओके, बॉडी का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, आप तो सारी चीज़ें जानते ही हैं। तो शब्दों से होने वाला जो कम्युनिकेशन है, एक रिपोर्ट है, उसको कहते हैं मेहरबियन एंड फेरिस रिपोर्ट। ओके। वो कहती है कि शब्दों से, ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है, वो कहती है कि शब्दों से होने वाला कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है वो हार्डली 7% है। पूरे कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% रोल शब्दों से होने वाले कम्युनिकेशन का है। इसके बाद 38% रोल है टोन ऑफ वॉइस का, और 55% रोल है फिजियोलॉजी का, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपके एक्सपीरियंसेस का, आपकी फीलिंग्स का। तो जब कोई इंसान कहता है कि फेलियर से सीखना चाहिए, तो अगर ये उसका एक्सपीरियंस भी है तो उसका 55% भी है, वो फीलिंग से बोल रहा है तो 38% भी है, और वो जो शब्द बोल रहा है वो उसके एक्सपीरियंस से निकले हैं तो 7% भी है। यानी उसकी बात का इम्पैक्ट 100% होगा। मतलब 100% वो कम्युनिकेट करेगा। इम्पैक्ट कितना होगा ये सामने वाले पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन जो इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर चुका इस चीज़ को, और वो सिर्फ क्योंकि उसने किसी बुक में पढ़ा है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है, और वो कहता है फेलियर से सीखना चाहिए, तो उसकी बातों में सिर्फ 7% वजन है। 55%, 38% ये दोनों लगभग मिसिंग है। क्लियर हो रही है चीज़ें? तो एक्चुअली क्या होता है कि फेलियर से हमें सीखना चाहिए, लेकिन किसके? सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के भी। वरना हर गड्ढे में आप गिर के देखेंगे कि गड्ढे में गिरने से चोट लगती है तो जिंदगी में काम नहीं चलेगा। कोई और भी गिरा है तो वहां से भी सीख लो भाई कि इस रास्ते पे नहीं जाना है ना। हाँ, ओके। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में जो हमने गलतियां की हैं उन गलतियों से भी सीखना है, जो औरों ने गलतियां की हैं उससे भी सीखना है, और जो औरों ने सक्सेस क्रिएट की है सबसे ज़्यादा उससे सीखना है। ओके। क्योंकि अगर किसी इंसान ने कुछ स्ट्रेटजी यूटिलाइज करके कोई रिजल्ट क्रिएट किया है, तो आपको भी ये पोटेंशियल मिला हुआ है कि आप भी उसकी स्ट्रेटजी को स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बना सकते हैं और रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। True. तो सिर्फ फेलियर से मत सीखिए, सक्सेस से भी सीखिए। दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला एक फिजिकल का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है फॉर सेटिस्फेक्शन। कह सकते हैं ये एक मेजर या मेन रोल कह सकते हैं। जो भी हम मीटिंग क्लोज करते हैं या इन सेल्स में हम देखते हैं कि कई बार हम बात करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, तो वो जो कन्वर्जन होता है वो नहीं होता, उसका कन्वर्जन रेशियो शायद 0.1% होता है। और कहीं पर आप फिजिकली जाते हो और डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो तो वहाँ पर परसेंटेज 50% के आसपास आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सामने से किसी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो आपकी फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को नज़र आ रही है। और अगर साइंस ऑफ माइंड की बात करें, एनएलपी की बात करें, तो एनएलपी में कुछ टूल्स होते हैं। जैसे एक टूल है जिसे कहते हैं मिररिंग, एक को कहते हैं मैचिंग। तो मिररिंग और मैचिंग ये टूल्स हैं जिसको यूज करके आप सामने वाले पर्सन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आज आप मेरे से फर्स्ट टाइम मिले हैं सुधांशु जी, राइट? लेकिन क्या आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मानो कि आप मुझे बहुत समय से जानते हैं? ट्रू सर। ये क्यों आ रही है? ये उसी साइंस की वजह से आ रही है, क्योंकि जिस साइंस को मैं लर्न कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसने कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स, कुछ ऐसी सीक्रेट्स बताई हैं कि जो मेरी आज पर्सनैलिटी में इंटीग्रेट हो गई है। उसकी वजह से क्या होता है, सामने वाला पर्सन ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है, मैं भी कनेक्टेड फील करता हूँ। तो
आप जब सामने से किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे अभी बहुत सारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर इसी पॉडकास्ट में मैं वही सवालों का जवाब कुछ ऐसे दूं, हाँ अच्छा पूछिए सुधांशु जी, आप कह रहे थे हाँ हाँ पेरेंटिंग में ना देखिए 3 एज के होते हैं, डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, तो 5 मिनट में पॉडकास्ट बंद कर देंगे। लोग बोलेंगे यार ये कौन सुनेगा इस बोरियत वाले इंसान को। सर क्यों? ऐसे भी 85% लोग बस देख के चले जाते हैं। हाँ, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो मैं शब्दों से कह रहा हूँ, जो मैं अपनी टोन ऑफ वॉइस से कह रहा हूँ, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट नहीं कर रही तो उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आएगा फिर, ट्रू है ना। तो जब आप सामने से किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर पाता है, कॉन्शियसली नहीं, उसको सोच के नहीं देखता कि ऐसे बैठा ऐसे बोल रहा है, लेकिन माइंड को वो मैसेज जाता रहता है। इनफैक्ट अगर कोई पर्सन सेल्स में है ना, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे बात करते समय भी अगर आप ऐसे मूव करिए, आप ऐसे बात करिए, अपनी बॉडी को ऐसे रखिए मानो कि वो इंसान सामने है, तो आपकी बात का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जो आपके टोन में अप डाउन आता है ना, वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अगर मैं एकदम ऐसे करके बैठा हूं तो मेरी कॉन्फिडेंट वाली टोन नहीं आएगी, लेकिन मैं शोल्डर्स को वाइड करके स्ट्रेट बैठा हूं, हाँ हेलो सर आपने मुझे कॉल किया था, आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं क्या, तो अब क्या होगा कि मेरी आवाज से कॉन्फिडेंस रेडिएट हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है। एक एनर्जी वाइब्स भी कनेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इस तरह से ये चीज़ें ज़्यादा वर्क करती हैं। ओके। कई बार होता है ना, जैसे लाइक मल्टीपल चीज़ें चल रही होती है हर किसी के, एक लोन चल रहा होता है, एक फैमिली प्रेशर होता है, एक बॉस का भी प्रेशर होता है, तो उस टाइम की सिचुएशन को कैसे मैनेज करना चाहिए? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं पुणे गया था, पुणे में मेरी वर्कशॉप थी, राइट। मेरी वर्कशॉप जनरली दिल्ली और मुंबई में तो फ्रिक्वेंटली होती रहती है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाँ, और पुणे में भी मेरी वर्कशॉप होती है, पुणे में भी लोग सीखना चाहते हैं ज़्यादा, और भी है, अब तो मैं पूरे इंडिया में कर रहा हूँ वर्कशॉप्स। तो पुणे में गया हुआ था, तो वहाँ पे जिस होटल में मेरा वर्कशॉप था, उस होटल में जो पर्सन थे, जो वहाँ का मतलब कॉर्पोरेट इंगेजमेंट देखते थे कि इसके साथ टाई अप है, उसके साथ टाई अप है, इनका इवेंट कराना है, तो ये जो सारी चीज़ें देखते थे ना, उसकी आंखें पूरी एकदम रेड रेड थी उनकी, है ना, पूरा टेंस्ड। मैंने पूछा क्या हुआ, उनका नाम था एग्नल, तो मैंने बोला क्या हुआ एग्नल जी, है ना, आपको कुछ, आप बड़े स्ट्रेस दिख रहे हो। तो बोला उन्होंने कि सर दिमाग पे बहुत लोड है। 10 kg 5 kg। तो और अच्छा वेट में नहीं कर सकते कभी कभी मैं ऐसे ही पूछता हूँ, जैसे आपने बोला ना, मैंने कहा कितना किलो, हाउ मेनी केजीज, तो बहुत मजेदार हो जाता है ये। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि सर आप तो माइंड के बारे में वर्क करते हो, आप वर्कशॉप भी आपका NLP के ऊपर है, आप कुछ बताइए। तो मैंने कहा जो आप माइंड में लेके घूम रहे हो, माइंड क्यों भरा हुआ है, क्योंकि आप माइंड में लेके घूम रहे हो, व्हाई डोंट यू पुट इट ऑन पेपर। हाँ, आपकी ज़िंदगी में 3 कंसर्न चल रहे हैं, ये मेरा लोन है, ये कुछ और चैलेंज है, ये कुछ और चैलेंज है। अगर आप ये तीनों, आपके पास एक नोटपैड पेन आप ले लो और इसे लिख दो। आपने फर्स्ट को लिख लिया, सेकंड को लिख लिया, थर्ड को लिख लिया। अब आप ये सोचो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो अब वो जो लोड है वो आपके माइंड पे नहीं है, वो पेपर पे है। ट्रू। और अब अगर आप एक एक को टिक करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ माइंड लोड में क्यों आ जाता है, इसे लोग समझते नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि जब तक आपने इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मेंशन नहीं किया है, तो माइंड का ये कंसर्न है कि कहीं आप इस इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल ना जाओ। तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड में लगातार प्रोसेस करता रहता है, प्रोसेस करता रहता है, सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस करता रहता है, बिकॉज आपने लिख दिया ना। हाँ, तो जब वो सबकॉन्शियस पे लगातार प्रोसेस होता जा रहा है तो आपका सर भारी भारी सा फील होता है, आपको लगता है कि अरे यार बहुत काम है ज़िंदगी में, बहुत लोड है, बहुत प्रेशर है। और जैसे ही आप उसे स्ट्रक्चर्ड लिख देते हैं तो फिर वो समझ आ जाता है। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला यार मेरे ऊपर बहुत लोन है। मैंने कहा बहुत का मतलब कितना होता है? बिल्कुल सर, है ना, बहुत का मतलब कितना? तो मैंने कहा किसी के लिए यार, किसी कोई बिजनेसमैन है, वो कहता है कि अरे सर कहाँ ज्यादा लोन है, बस यही कोई 1500 करोड़ है ना? सर वो बहुत शांत होते हैं, है ना? और कोई कहता है अरे यार बहुत लोन है, कितने यार 15,000 का लोन है मेरे ऊपर। तो डिपेंड क्या करता है, जैसे आप बहुत कह रहे हो उसे जरा लिखो तो। और फिर मैंने कहा कि अच्छा इतना है तो ये बताओ कितने ड्यूरेशन में सॉल्व कर सकते हो आप इसे, उसके लिए अप्रोच क्या है। तो जैसे ही आप अपना माइंड शिफ्ट करेंगे, आप अपनी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ लगाएंगे, तो प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कम हो जाएगा।
लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में एनर्जी नहीं लगाते, प्रॉब्लम से परेशान होने में एनर्जी लगाते रहते ट्रू सर, है ना। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कई बार मैं कई चीज़ों से परेशान हो जाता हूँ, तो मुझे ना कान्हा जी की एक बात याद आती है कि वो कहते हैं ना कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना, और जो नहीं होना वो नहीं होगा, फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो। तो कभी कभी मैं भी छोड़ देता हूँ कि ठीक है, बिल्कुल जो हो रहा है ना होने ही दो तुम। मैं शांति से बैठ जाता हूँ, हो जाओ पहले जो होना है, कितना होना है नुकसान और होना है, थोड़ा सा और होना है, हो जाने दो। तो ये कह सकते हैं ये चीज़ें काम आती है। डेफिनेटली डेफिनेटली एक्सेप्टेंस आ गई ना आपको, भाई अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। जब हाँ। नहीं कर सकते तो परेशान होके क्या फायदा है ना। आपकी बात से मुझे एक छोटा सा इंसिडेंस याद आ गया, प्लीज सर। वो बताता हूँ। एक छोटी सी फनी स्टोरी है कि एक साधु बाबा थे, तो वो एक नाव में बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, नाव में एक छेद हो गया और नाव में पानी भरने लगा, नाव डूबने लगी, सारे लोग परेशान हो गए। तो सब जो है वो परेशान हो रहे कि अब तो नाव डूब जाएगी, हम बचेंगे नहीं। तो साधु बाबा ने अपना कमंडल लिया, नदी से पानी लिया और नाव में डालना शुरू किया। ओके। तो लोग सोच रहे हैं पागल हो गया। फिर लोगों ने किसी तरीके से नाव वाव को ठीक किया, बचाया। हाँ। जब उनकी नाव रुक गई, यानी कि डूबने से जो इधर उधर हो रही थी और सारी चीज़ें हो रही थी, जब 2-4 छेद थे वो भरने लगे, किसी तरीके से नाव सेफ होने लगी और किनारे की तरफ आने लगे, तो बाबा जी ने अब कमंडल से नाव से पानी निकाला और नदी में डालना शुरू किया। तो लोगों ने कहा कि बाबा जी आपका दिमाग वाग ठीक है या पागल हो गए हो आप। ओके। जब डूब रही है तो आप और पानी डाल रहे हो, और जब अब बच गए हैं तो आप पानी निकाल रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये लगा जब नाव डूब रही थी परमात्मा डुबाना ही चाहता है, तो मैं उसे सपोर्ट कर रहा था। और जब अब बच गई तो मुझे लगता है जब बचाना चाहता है तो अभी मैं उसे ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तो सर बहुत गहरी बात भी है ये। अगर कोई समझना चाहे इस चीज को तो बहुत गहरी बात भी है। बिल्कुल, क्योंकि तो भाई जब हम आपका आज में नहीं जी नहीं handle रहे हो सर। रहा, हाँ, हाँ 60% आज में जी नहीं रहे सर। बिल्कुल हम बिल्कुल सही बात है, कल का ही सोच के आज परेशान है। बिल्कुल। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो पानी भर रहे हैं और फिर पानी निकाल रहे हैं। सही बात है, इंसान देखना भी यही चाह रहा है शायद, है ना, एग्जैक्टली। कि आप कर रहे हो, एफर्ट लग रहा है आपके लिए, कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही हो रहा है। बात है। सर माइंड्स की बात चल रही है और एक्चुअली जो मेरे व्यूवर्स है ना वो थोड़ा बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि जो चैनल के व्यूवर्स है वो मतलब कह सकते हो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर जनरेशन भी होंगे, कई होंगे जो सेकंड जनरेशन भी होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ जैसे लाइक एक अगर एक क्लासरूम रखते हैं जिसमें बिल गेट्स को रख लेते हैं, एलन मस्क को रख लेते हैं, अपने मोटा भाई मुकेश अंबानी को रख लेते हैं, ये सारे एक कॉलेज में रख लेते हैं। इनका वर्क जो होता है अलग अलग होता है। क्या होता है ये लोग की इनकी थिंकिंग पावर कैसी होती है जो आज कहते हैं ना दुनिया जानती है इनको। इनके अंदर क्या स्पेशल एनएलपी के थ्रू कह सकते हैं या उनकी खुद की सेल्फ माइंड होता है जो इतना प्रोग्रेसिव होता है। कुछ बता पाओगे इस टाइप के माइंडसेट के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, माइंडसेट में 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और एक होता है स्कार्सिटी माइंडसेट। तो दुनिया में जो भी कोई इंसान, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आज वो किसी भी लेवल पे हो, यानी हो सकता है आज आपके पास एक भी पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो आप हवा से पैसा क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। और जो लोग स्ट्रगल करते रहते हैं बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, वो सब स्कार्सिटी माइंडसेट में है। तो साइंस ऑफ माइंड को अगर हम समझें, एनएलपी को हम समझें, तो हम समझ सकते हैं कि स्कार्सिटी माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट क्या है, और ग्रोथ माइंडसेट एक्वायर कैसे किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये किया जा सकता है। और जैसा आपने पूछा कि ये जो लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ये क्या इन्होंने एनएलपी सीखी है या इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। एनएलपी क्या है? एनएलपी कोई नई चीज़ नहीं है। एनएलपी ये कहती है कि दुनिया में जो भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो सक्सेसफुल होने के लिए उन्होंने कौन से पैटर्न्स, कौन सी थिंकिंग, कौन से थॉट प्रोसेसेस यूज़ किए हैं। अगर वो थॉट प्रोसेस हम भी लर्न कर लें तो मैं और आप भी वैसे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे और लोगों ने किए हैं, राइट। तो इसे एनएलपी की लैंग्वेज में मॉडलिंग कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है मॉडलिंग। और कहते हैं मॉडलिंग सक्सेसफुल परफॉर्मेंस लीड्स टू एक्सीलेंस। यानी कोई एक इंसान अगर अपने काम को सही तरीके से कर रहा है, अगर वही मॉडल आप कर लो, कॉपी नहीं, मॉडल, दोनों में अंतर होता है।
कॉपी में होता है आप सेम करते हो, मॉडल का मतलब होता है कि आपने वहां से लर्निंग्स ली, अपनी कैटेगरी में अपने फील्ड में आपने उसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया, बेसिक प्रिंसिपल्स वही रखते हुए, और फिर आपने रिजल्ट्स क्रिएट किए उसको इम्प्लीमेंट करके। तो क्या होता है कि ये दुनिया के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे मान के चलिए हमारे यहाँ धीरू भाई अंबानी थे, फिर आज मुकेश अंबानी हैं, या हम रतन टाटा जी की बात करें या किसी की भी बात करें जो भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, तो इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, इनके कुछ बेसिक्स थे जिनको लेके ये हमेशा अपनी जिंदगी में चले, कुछ फंडामेंटल्स थे। अब एनएलपी हमें वो फंडामेंटल्स ऐसे लोगों से लर्न करके डायरेक्ट बता देती है कि ये सक्सेसफुल हुए, तो इनका थॉट प्रोसेस, इनका माइंडसेट ये था, अगर आप भी ऐसा थॉट प्रोसेस, ऐसा माइंडसेट एक्वायर करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अब समझते हैं स्कार्सिटी और ग्रोथ माइंडसेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन जानता है, वो क्या जानता है, वो ये जानता है कि आप जितने ड्यूरेशन आगे के फ्यूचर को लेके होपफुल रह सकते हो, आप जितनी डिस्टेंस की चीज़ों को, यानी टाइम के फ्रेम में अगर हम बात करें, जितनी दूर की चीज़ों को देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उतनी बड़ी सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जो एक हमारे यहाँ एक लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका जो फोकस होता है, जो उनका टाइम ड्यूरेशन है, वो सुबह से शाम का है। बिल्कुल सर। शाम को उनके हाथ में मजदूरी आनी चाहिए बस। इसके कंपैरिजन में कुछ लोग होते हैं जो वीकली वेजेस पे काम करते हैं। इंडिया में तो वीकली वेजेस का ऑप्शन कम है, बाहर ज़्यादा है, कि उनका फोकस होता है सिर्फ इतना कि इस वीक के एंड में फ्राइडे को हम जब निकलें तो हमें कितना पैसा मिलेगा, तो सैटरडे संडे हम पार्टी करेंगे जी, राइट। तो उनका जो विज़न है, यानी जो सबसे लोअर कैटेगरी में है फाइनेंशियली, उसका विजन एक दिन का है, उसके बाद वाले का एक वीक का है। जो लोग जॉब करते हैं उनका जनरली एक मंथ का है, ठीक है। तो वो इतने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर पाते हैं कि मैं अभी इस महीने में मेहनत करूंगा या करूंगी, और एक मंथ के बाद मुझे मेरी सैलरी मिल जाएगी, राइट। तो वो इस ड्यूरेशन तक सोचते हैं। अब इसके कंपैरिजन में जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, जो सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो फ्यूचर देख पाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग लोग अलग अलग लेवल तक जाएंगे। True. कोई ये देख रहा है कि मैं कुछ ऐसा सेटअप करूं कि इस ईयर में मुझे इसका फायदा मिल जाए, तो उसका जो विजन है वो 1 साल का है जी। कोई है जो 5 इयर्स तक के बारे में सोच रहा है तो 5 इयर्स का है, लेकिन कुछ हैं जो 15 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स, 100 इयर्स आगे का सोच रहे हैं, जैसे एलॉन मस्क हैं, राइट। आप इन लोगों की बात कर रहे हैं, बिल गेट्स। तो इन लोगों ने क्या है ना, सबसे पहली चीज़ है इनका ग्रोथ माइंडसेट है। तो ये स्कार्सिटी माइंडसेट में नहीं है कि हमने आज इन्वेस्ट किया अपना टाइम एफर्ट, हमें आज ही रिजल्ट चाहिए। अभी जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ या पूरे इंडिया की बात करता हूँ, आप देखिए, आपको याद होगा जब मैं यहाँ पे आया था 2007-8 की बात बता रहा हूँ आपको, 2009 की बात बता रहा हूँ, गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ, कि पाइपलाइंस जो हैं वो सोसाइटीज़ में इंस्टॉल होना शुरू हुई कब, 2008-2009 में, मेरे एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता था। लेकिन उस समय गैस पाइपलाइन में सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई थी, और पाइपलाइन लगने से बहुत पहले ज़मीन के अंदर पाइपलाइंस डाली गई थी आज से, और उससे भी 8-10 साल पहले से वो काम चल रहा था। यानी कि आज जो हम देखते हैं कि गैस पाइपलाइन जो आज, पहले सिलेंडर्स का टाइम था, आज बस नॉब ओपन करो घर में अपनी सप्लाई आ जाती है। ये रिजल्ट उस कंपनी को आज मिल रहा है, लेकिन ये काम इन्होंने शुरू किया 15 साल 20 साल पहले। बिल्कुल सर। तो इनके पास उतने ड्यूरेशन का विजन है, यानी कि उनका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट है, उन्हें पता है। जैसे अभी आप कार्स को देख लीजिए, अभी कई साल पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला पेट्रोल पंप ओपन करने का प्लान है। तो मैंने बोला नहीं, पेट्रोल पंप की जगह वो जो चार्जिंग पॉइंट है उसके बारे में सोचो, क्योंकि फ्यूचर उस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक। तो जिन लोगों ने वो सोचा और जिन्होंने अपने आप को उस फ्यूचर के लिए तैयार किया, वो ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस, बड़ी रिजल्ट्स, बड़ी चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। तो ये माइंडसेट इन लोगों के पास है, दे नो। इसको मैं एनएलपी का एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि योर एफर्ट्स आर योर रिजल्ट्स। आज जब आपको रिजल्ट फाइनेंशियली नहीं मिल रहा, तो आपको अपने आप को ये बताना है कि मेरा एफर्ट करना ही मेरा रिजल्ट है। हाँ, क्योंकि जो रिजल्ट है वो क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो क्रिएट कहाँ हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। वो आपको अभी नहीं दिख रहा, आप फ्यूचर तक पहुंचेंगे तो रिजल्ट दिखने लगेगा। तो जो फ्यूचर को देख के काम कर पाता है उसको वो बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जो फ्यूचर को देख के काम नहीं करता, राइट, वो अपने अभी करंट को देख के कर रहा है, वो ज्यादा समय तक ग्रो नहीं कर पाता। आप सोचो, साइबर कैफे आप तब ओपन करते जब साइबर कैफे का बिजनेस शुरू हो रहा था। हाँ। और आप तब ओपन कर रहे हैं जब वो बिजनेस खत्म हो रहा है। यस। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये है एक माइंडसेट के बारे में। तो सक्सेसफुल लोग सबसे पहले ज्यादा लंबे समय के बारे में सोच पाते हैं,
दूसरी जो चीज़ होती है वो उनके खुद के माइंड के अंदर ये चीज़ होती है कि आई एम बिल्डिंग द फ्यूचर, मैं फ्यूचर बना रहा हूँ, मैं एक एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं अपना बस बिजनेस बना रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का आपको बताता हूँ, बिल गेट्स से जब पूछा गया था, विंडोज़ जब उन्होंने स्टार्ट किया था उसके बारे में, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी। उन्होंने कहा वी वांट टू बिल्ड द इंटेलिजेंस दैट विल रन द वर्ल्ड। हम वो इंटेलिजेंस बना रहे हैं जिससे दुनिया चलेगी। बिल्कुल। और आप सोचो कि कितनी दुनिया चली उस इंटेलिजेंस से आज के समय में। सबको पता, बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल। तो वो क्यों कि तो फर्क किस बात का है कि आप सोच कैसे रहे हो, आप चीज़ें कैसे कर रहे हो। जैसे यही पॉडकास्ट हम इसलिए बना रहे हैं व्यूज़ कितने आएंगे, और ये पॉडकास्ट आप इसलिए बना रहे हैं कि कितने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होगा, कितने लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। बिल्कुल सर, है ना, लॉन्ग टर्म विजन हो गया फिर वो आपका। तो आई होप किससे क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं तो ये सोच के ही नहीं चलता हूँ कि आज कई बार होता है ना, अब जैसे हम गेस्ट रिकमेंडेशन भेजते हैं, हमारी टीम अप्रोच करती है, तो कई लोग कहते हैं अच्छा अभी चैनल तो अभी ग्रोइंग पे है, ठीक है ग्रो करो आप। मैंने कहा ठीक है, जब मिलियन में आ जाएंगे तब शायद हम बिजी हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमने तो ये स्टार्ट कर दिया, हमने तो ये नहीं देखना कि 6 महीने चलना है या साल भर चलना है। हमें बस ये पता है साल के 52 कंटेंट यहाँ पे आएंगे और 365 शॉर्ट आएंगे, तो वो आएंगे, है ना। हम लोग तो उस विज़न में, और हमने पूरी टीम ने जो भी प्लान किया, तो 26 के बाद नेक्स्ट प्लानिंग है हमारी। हमने इस बीच में कुछ छेड़ना ही नहीं है, कुछ थीम से रिलेटेड कुछ भी नहीं। हम कंटेंट ना कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की बस कोशिश है कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को अवेयर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार होता है ना, आप जैसे एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आपने बोला ना हफ्ते वाला, सुबह से शाम वाला, ये मेंटालिटी कहीं ना कहीं हमारे लोगों में है। कई बार लोग जोश जोश में सोचते हैं कि हम बिजनेस कर लेते हो, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि पहले हम खुद एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाएं, है ना। बिल्कुल सही बात है कि हम अपने टाइम को कितना यूटिलाइज करते हैं, एज अ ऑनरशिप ले लें, तभी तो आप खुद भी ऑनर बनोगे। तो ये एक लेसन्स उन सब के लिए भी है। बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ओनरशिप लेना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं तो बस ये समझता हूँ ना कि अगर ये स्टूडियो का इंचार्ज मैं हूँ तो मतलब मालिक मैं हूँ। यहाँ पर एक एक चीज़ है तो वो मैं जानता हूँ कहाँ से आना है, कहाँ रखना है और कौन ले जा सकता है, बस। तो यही चीज़ हमारे ना, जो आज के जो मतलब कह सकते हो अपने देश में या यंगस्टर में ना, बहुत सारी चीज़ों की मिसिंग है। लोग सोच तो रहे कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन वो आगे की चीज़ों को ही नहीं देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म देख रहे हैं सर कि अच्छा ये 2 क्लाइंट बनाया कर लिया बिजनेस, 3 क्लाइंट बन गया बिजनेस कर लिया। प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा 2014 में मैं उस टाइम रियल एस्टेट में था, तो मेरे ऑनर बोलते थे वहाँ से विजिटिंग कार्ड लेके आना। मैं जाता था सर नोएडा, अट्टा मार्केट सुना होगा आपने, तो वहाँ पे जाता था मैं, एक फ्लोर में कम से कम 100 विजिटिंग कार्ड इकट्ठा कर लेता था सर मैं, 50 डब्बी भर के ले आता था। मैं करना क्या सर इसको, कह रहे इसमें ना हम बात करेंगे कि जो भी होगा ब्रोकरेज वगैरह परसेंटेज, और जो उनके पास यूनिट आएंगे वो हम बेचेंगे। मैंने वही सोचा कि देखो एक ही बिल्डिंग में इतने सारे डीलर्स हैं, किससे खरीदोगे आप सामान इतना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हम आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बिल गेट्स के बारे में, एलन मस्क के, और अपने मोटा भाई के बारे में। मैं चाहता हूँ आज जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो वो अपने अंदर एलएनपी के थ्रू कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता है कि जो नेक्स्ट धीरू भाई अंबानी या एलन मस्क वो हमारे कंट्री से। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं सुधांशु जी कि अगर कोई एक इंसान है जो ड्रीमर है, जो बड़े सपने देखता है, जो कुछ बड़ा करना चाहता है जिंदगी में, वो अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदले। जी जी राइट। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, क्या कोई टेक्निक है या कोई कॉन्सेप्ट है जिसको यूज किया जा सकता है। तो किसी भी पॉडकास्ट में आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये क्वेश्चन, ये इतना क्वालिटी क्वेश्चन किसी ने पूछा है और उसको मैं आंसर करता हूँ। आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगी और हर व्यूअर को काम आएगी अगर वो इस बात को अच्छे से समझ लेगा। और जैसे जैसे मैं बताऊँगा आप रिलेट करेंगे कि ये एक एक बात कितनी ज़्यादा रियलिटी के साथ कनेक्टेड है। होता क्या है ना, हम में से हर इंसान या ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कर क्यों नहीं पाते, इसे समझिएगा। बिल्कुल सर। होता क्या है कि जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में कोई एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं या किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, यार ऐसा करते हैं, तो शुरू में मोटिवेशन आता है बहुत सारा, ना, एकदम चार्ज हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे, ऐसा फील होगा कि यार अब तो फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब गेम क्या होता है सुनिएगा, थोड़ी देर के बाद अब मन में डाउट आने शुरू होते हैं, यार सोच तो रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा, कहीं इतनी मेहनत की, इतना रिस्क लिया, खराब हो गया तो, गलत हो गया तो, नहीं हुआ तो।
उस सिचुएशन में क्या होगा? यानी अभी हम मोटिवेटेड थे, थोड़ी समय के बाद खुद ही। हमारे अंदर से ही डीमोटिवेशन स्टार्ट हो गया, जी। राइट? तो क्या होता है, और एक माइंड का हमारा जो रोल है वो क्या होता है, वो बात करता रहता है कि जैसे हम मोटिवेट हुए अब हम प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, करेंगे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी तो यार हमने प्लानिंग बनाई इम्प्लीमेंटेशन की, तब तक डिमोटिवेशन स्टार्ट हो गया। हाँ। तो तीनों मिलके नलिफाई हो जाते हैं और हमारी एनर्जी अल्टीमेटली फिर डाउन हो जाती है। यानी कि जो हमने सोचा था करने के लिए, हमने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे जिसमें होम डिलीवरी नहीं थी, उस पर्टिकुलर टाइम उसके पास होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट था। उसने बोला कि मैं मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल बिजनेस में हूँ और मुझे लगता है यार कि ये होम डिलीवरी करनी चाहिए। उसने इंटरनेट वगैरह पे सर्च किया तो कोई 1-2 कंट्रीज में होम डिलीवरी का काम था उस समय, कि मतलब जो स्टोर्स है वो आपके घर पर डिलीवर करेंगे। लेकिन क्या था, इन्हीं तीनों का शिकार होकर उसने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं किया। ओके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत सारा पोटेंशियल हमारे पास है, अनयूज्ड रह जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि इसे यूटिलाइज कैसे करना है। तो अब मैं आपको इसके पीछे जो साइंस है वो बताता हूँ, सॉल्यूशन भी बताता हूँ। एक पर्सन है जिसका नाम हम में से हर कोई जानता है, उनका नाम है वॉल्ट डिज्नी। उनको हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड बनाया था। बिल्कुल सर। है ना? हम अगर बचपन की अपनी बात करें तो हमने डक टेल्स देखे हैं, मिक्की डोनाल्ड देखा है, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जिसमें हमने मतलब डिज्नी के बारे में जाना। अगर एक छोटे बच्चे से आप पूछेंगे, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम के, तो कहेगा कि अगर उससे आप उससे 10 ड्रीम्स पूछेंगे तो एक ड्रीम होगा कि डिज्नी वर्ल्ड जाना हाँ बिल्कुल है सर। है ना? जहाँ पे हम वो सारे प्रिंसेस को देखेंगे, डोनाल्ड डक को देखेंगे। सबको मतलब मेरी वाइफ खुद कहती है हाँ, कि एक वहाँ पे भी जाना है घूमने के लिए। तो लोगों को डिज्नी वर्ल्ड का नाम पता है, लेकिन वॉल्ट डिज्नी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ वॉल्ट डिज्नी के बारे में। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नी वर्ल्ड बनाया था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जिस लेवल पे जो भी उनके पास फाइनेंसेस थे उस पे उन्होंने अपना डिज्नी वर्ल्ड बनाया था। बाद में उन्होंने क्या किया कि जब फाइनेंसेस आने लगे, चीज़ें होने लगी, तो उन्होंने सोचा इसे रेनोवेट करके और अच्छा बनाएंगे। बिल्कुल। तो जब इसका रेनोवेशन चल रहा था, उसी ड्यूरेशन में जो वॉल्ट डिज्नी है वो दुनिया से चले गए। यानी कि वो रेनोवेशन पूरा कंप्लीट होने से पहले दुनिया से चले गए। अब रेनोवेशन होने के बाद जब वो डिज्नी वर्ल्ड जो था जब दोबारा रीओपन हुआ, तो एक पर्सन ने वॉल्ट डिज्नी के किसी रिलेटिव से, शायद भतीजे से, कहा कि वॉल्ट डिज्नी शुड हैव सीन दिस, यानी कि वॉल्ट डिज्नी को ये देखना चाहिए था। तो उसके भतीजे का पता क्या जवाब था? वॉल्ट डिज्नी डिड सी इट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी इट टुडे। यानी वॉल्ट डिज्नी ने ये देख लिया था, इस वजह से आज मैं और तुम इसे देख पा रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपने इमेजिनेशन में, अपने विजुअलाइजेशन में जो आज हम देख रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्टेड देख रहे हैं, वो उन्होंने अपने विजुअलाइजेशन में हमसे पहले देखा है। तो वॉल्ट डिज्नी की जो एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी थी वो ये थी कि वो अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। तो जब एनएलपी ने इस चीज़ को स्टडी किया, और जिन्होंने स्टडी किया उनका नाम है रॉबर्ट डिल्ट्स। रॉबर्ट डिल्ट्स वो पर्सन है जिनको मैं इंडिया बुलाना चाह रहा था एक समय पे काम करने के लिए, कि एनएलपी के सेमिनार्स करते हैं। तो उनका आंसर क्या था उनके टीम का, कि नेक्स्ट 2 ईयर्स तक के लिए उनके पास डेट्स नहीं है, उसके बाद आ सकते हैं। तो गूगल और एप्पल जैसी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट को वो ट्रेन करते हैं। तो एनएलपी वो साइंस है जो गूगल और एप्पल भी यूज़ करती है, राइट? अब बताता हूँ। तो रॉबर्ट डिल्ट ने क्या किया? रॉबर्ट डिल्ट ने वॉल्ट डिज्नी को स्टडी किया कि वॉल्ट डिज्नी अपने सपनों को अगर हकीकत में बदल पाए तो वो ऐसा क्या करते थे जिसकी वजह से वो अपने सपने को हकीकत में बदल पाए, और अगर हम भी ये सीख लें और करना शुरू कर दें तो हम भी अपने जीवन में ऐसे बड़े रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो उन्होंने देखा कि वॉल्ट डिज्नी इस बात को समझते थे कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में 2 और थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। एक होता है रियलिस्ट, यानी कि हम सोचने लगते हैं कि ये जो मेरा सपना है ये पूरा कैसे होगा, इसके लिए एक्शन क्या है। ठीक है। और इसके साथ साथ एक तीसरी फैकल्टी भी माइंड की इनिशिएट हो जाती है, वो होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिक, जो ये कहता है कि यार नहीं हो पाया तो नहीं कर पाओगे तो ये तीनों के जो कहते हैं ना मिक्सचर की वजह से हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो वॉल्ट डिज्नी ने ये सीख लिया था कि ये जो तीनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, अगर मैं इन तीनों को ऐसा कर दूं कि ये सारे एक डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि जो मैं सपने देख रहा हूं मेरा सपने देखने वाला माइंड का पार्ट भी उसी डायरेक्शन में काम करे,
प्लानिंग बनाने वाला भी उसी डायरेक्शन में काम करे और जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में काम मतलब करे। क्वेश्चन के साथ आंसर भी आ जाए। हाँ, तो फिर क्या होगा, मेरी सारी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। तो रॉबर्ट डिल्ट्स ने इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एनएलपी में एक मॉडल दिया, उस मॉडल को कहते हैं डिज्नी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। Okay. वो क्या कहती है, और ये हर एंटरप्रेन्योर को सुनना चाहिए, और अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे बताया नहीं गया, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। Okay. कि सबसे पहले आप क्या करिए कि आप अपने ड्रीम्स, जब आप किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप अपने ड्रीम्स के बारे में डिटेल में सोचिए। आप लिखना चाहें तो लिखिए, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उसको कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। यानी अब अपने आप को खुला छोड़ दीजिए। तो कहते हैं ना, माइंड के घोड़े खोल दीजिए, वो जहाँ तक दौड़ना चाहें। डिटेल में लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके सपनों का पार्ट है। अब जब आपने सपने लिख लिए तो उसके बाद फिर अब आप एक अलग हेडिंग डालिए, वो आप वहाँ पे लिखिए रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। या एक्शन प्लान। अब आप वो लिखिए कि इस सपने को सच साबित करने के लिए मुझे करना क्या क्या पड़ेगा। अब जब आपने ये डिटेल में लिख लिया, अब आप अपने माइंड की थर्ड फैकल्टी जो अभी तक आपको डीमोटिवेट कर देती थी उसको यूटिलाइज करिए, लेकिन इन अ पॉजिटिव वे। कैसे? अब आप अपने साथ बैठिए, अपने एक्शन प्लान को लेके बैठिए, ठीक है। और अब आप ये चेक करिए कि इस एक्शन प्लान में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कुछ कमी रह गई है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो मुझे डाउट है कि ये पूरे हो पाएंगे। ठीक है। और आप उनको टिक करिए, और अब उनका सॉल्यूशन बैठ के फिर से लिखिए। ठीक है। तो अब जो चीज़ आपको डीमोटिवेट कर दे रही थी, आप उसके पॉजिटिव इंटेंशन को नहीं समझ रहे थे कि वो एक्चुअली आपको हेल्प ही कर रहा है। वो कह रहा है भाई इतनी मेहनत करोगे, एनर्जी लगाओगे, खराब हो गया तो उससे पूछ लो माइंड से कि भैया खराब होने वाले पॉइंट कौन कौन से। हाँ, शो। अब आपने अपने ड्रीम को अलाइन किया, अपने एक्शन प्लान को अलाइन किया, और क्रिटिक वाइज यानी कि आपने ये देख लिया कि शॉर्ट कमिंग्स कहाँ पे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर से स्ट्रेटजी बना ली, फिर से शॉर्ट कमिंग देख ली। 2-3 बार इस प्रोसेस में मूव करने के बाद अब आपका जो क्रिटिक पार्ट है वो कह देगा अब तो मुझे कमी नहीं दिख रही। यानी अब आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार हो गया जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। और जितने बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। बिल्कुल कर रहे होंगे सर, क्योंकि वो बड़े सपने देखते हैं, फिर वो सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, वो एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर वो देखते हैं कमी कहाँ आ सकती है, गलती कहाँ हो सकती है। ट्रू सर। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस वे में हम एक सपने को एक वास्तविक रियलिटी में बदल सकते हैं अगर हम अपने एक्शन प्लान को रिफाइन कर लें। और फिर जब हमारे अंदर से हमें रोकने वाला खत्म हो गया, क्रिटिक रुक गया, यानी क्रिटिक अब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हमें, हमारा क्रिटिक वाला पार्ट, तब तो हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। फिर तो सारी एनर्जी अलाइन हो गई। ट्रू। जैसे सपोज करो आपने कभी सोचा होगा कि मैं एक पॉडकास्ट का चैनल शुरू करूंगा। हाँ। तो माइंड में आया होगा यार स्टूडियो कहाँ बनाएंगे, लाइट कहाँ से लाएंगे, कैमरा कहाँ से लगाएंगे, लोगों को कैसे इनवाइट करेंगे। अब आपने उन सारी चीज़ों का बैठ के सॉल्यूशन सोचा होगा कि ये यहाँ से मंगा लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं, अप्रोच के लिए किसी को असाइन कर देते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से निकालते हैं। जैसे ही आपके पास सॉल्यूशन आ गया, आपकी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई। स्ट्रीमलाइन हो गई तो ये काम शुरू हो गया। अब आज ये चैनल किसी भी लेवल पे हो, ये बहुत आगे जाने वाला है, ये तो डन डील है। क्योंकि अगर आप सही एक्शन प्लान पे लगे रहेंगे तो होना ही है, राइट। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। आई होप क्लैरिटी मिली होगी इससे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई। इनफैक्ट कई चीज़ें हैं जो मैं खुद ही इम्प्लीमेंट करूँगा अपने अंदर। और जो भी स्टूडेंट या जो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं तो उनके लिए मे बी इससे अच्छी क्लैरिटी नहीं मिल सकती। क्योंकि कई बार होता है ना, हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ही सोचते हैं हर चीज़ को। लिखना मेरे हिसाब से, आज आपने भी बता ही दिया, लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रीम को भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते रहते हैं। सोचना तो हो सकता है ना, मे बी आज यहाँ पे हूँ तो ये ऑब्जेक्ट के साथ सोच रहा हूँ, मे बी कहीं और जाऊँगा तो वो वहाँ पर फिर दूसरी थॉट आ जाएंगे ना, तो वो तो गया ना ड्रीम। कहते हैं अच्छे विचार खो जाते हैं, हाँ, इसलिए उन्हें लिख लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मैंने वर्क किया है ना, वो मेरे वो शीट्स हैं, A4 शीट्स, जिस पे मैंने अपने प्लानिंग, और वो प्लानिंग में सारी प्लानिंग नहीं इम्प्लीमेंट की, लेकिन प्लान्स बनाए, उसको कई चीज़ों को कैंसिल आउट किया, रेक्टिफाई किया, फिर इम्प्रूव किया, फिर इम्प्रूव किया, और वो करते करते फिर वो लेवल आया कि जहाँ पे आज दिख रहा है कि आज कहाँ है और कल को कहाँ जाने वाले हैं। बिल्कुल सर। लेकिन ये अगर मैंने वो ग्राउंड वर्क नहीं किया होता तो ये कभी भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सर। सर मैं एक तो रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा इसी प्लेटफॉर्म पे कि एटलीस्ट जितने भी स्कूल आप कर सको कवर, क्योंकि मुझे लगता है ना,
भारत के ग्रो में सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है उनके हाथ में है कि वो और कितना आगे करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे पास तो मे भी 10-15 साल है जितना हम और आगे कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिकली ज़्यादा परसेंटेज में रेशियो उन्हीं के पास है कि आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ ऐसे ऐसे लोगों को आप अप्रोच करो, कुछ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप दे सकते हो, लोगों को बता दो ताकि वहाँ पर लोग कनेक्ट कर पाए आपसे, जुड़ पाए आपसे, बिल्कुल काउंसलिंग कर पाए। क्योंकि ना हर कोई बस पढ़ाई की बात कर रहा है, ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं कर रहा है कि चीज़ों को कैसे एनालाइज कर सकते हो। अच्छे बिल्कुल अच्छे लोग अच्छी फीस चार्ज कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। लोग मोटिवेशन वीडियो देखे जा रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं पता है ना। बिल्कुल सही बात तो है। आपने जो बताया ना, जैसे लाइक एक क्वेश्चन है उसके आंसर हैं, नेगेटिव थॉट को भी प्रोसेस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने उसको अच्छे वे में प्रोसेस कर दिया। ये बहुत बहुत गहरी चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करिए आप मुझे एक फरारी गिफ्ट कर दें हाँ और आप मुझे मोटिवेट कर दें, ये वेद सर यू कैन ड्राइव इट, यू कैन ड्राइव इट, और चलाना मुझे आता नहीं तो मैं फरारी ठोकूंगा ही तो, बिल्कुल सर, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। True. तो मोटिवेशन का रोल होता है आपको जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे बाहर निकालना, यानी आप शुरुआत कर सके, लेकिन उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आपको जो कहते हैं फीडबैक और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, फीडबैक लेंगे कहाँ गलत है। जब आप ये करेंगे तब रिजल्ट तक आएगा, सिर्फ मोटिवेशन से रिजल्ट नहीं बिल्कुल आता। सर, मोटिवेशन आपको इग्नाइट कर देता है, कई लोग शुरुआत सर कर देता देखते ही है। रहते हैं, बस मोटिवेशन ही देखते रहते हैं। उनका मोटिवेशन यही है पूरी जिंदगी का कि सुबह से शाम तक हमें मोटिवेशनल वीडियो देखना है, उससे करेंगे क्या। मैं एक दो लोगों को जानता हूँ, बहुत क्लोजली जानता हूँ, तभी वो बता रहा हूँ, वो देखते ही रहते हैं और हर रोज उनके पास नया आइडिया आ जाता है। हाँ और वो मुझसे शेयर भी करते हैं हर 10 दिन में नया शेयर कर देते हैं। बिल्कुल, मैं भी वो सुनता रहता इम्प्लीमेंट हूँ। नहीं करेंगे तो फिर क्या आएगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर। हाँ। आज की डेट में ना सबसे ज्यादा जो चल रहा है मेरे हिसाब से ना, डिप्रेशन चल रहा है बच्चों में। बच्चों कह लो, एडल्ट कह लो, हर एज में है ये डिप्रेशन। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप को लेके है और बिजनेस और फाइनेंस से भी रिलेटेड, कोई फैमिली इशू से भी है। मैं चाहता हूँ उस स्थिति में उनको कुछ सजेशन दो आप, ताकि वो ना स्ट्रोंग रहे। और एटलीस्ट मैं चाहता हूँ ये डिप्रेशन वाला जो पार्ट है ना वो हो ही ना, तो कुछ एलएनपी के थ्रू कर सकते हैं इम्प्लीमेंट यहाँ पे हम लोग। बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि सही तरीके से अगर हम समझना शुरू करें, एक तो क्या है कि सबसे ज़्यादा हमने एक बहुत बड़ी गलती क्या कर रखी है ना, कि हमने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़े बड़े नाम दे रखे हैं। हाँ, जैसे Anxiety, पहले, हाँ जैसे पहले हम कहते थे यार मेरा मन घबरा रहा है, आज हम कहते हैं एंजाइटी हो गई है। तो माइंड को खुद भी ऐसा लगता है यार कुछ बहुत बड़ा हो गया है, कुछ बहुत यूनिक हो गया है ना। सही बात है। राइट। तो पहले हम कहते थे यार मन नहीं लग रहा, आज हम कहते हैं यार आई एम फीलिंग वेरी लोनली, है ना, मतलब लाइफ इज ब्लैंक। अब हम ऐसी ऐसी बातें अगर करेंगे आज अपने भी माइंड के साथ। स्टेटस मतलब फेसबुक को फिल्टर किया जाए तो 60% लोगों ने डाल रखा हुआ है जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं ना कि हम छोटे छोटे चैलेंजेस को बड़े बड़े नाम दे देते हैं। जब आप बड़ा नाम दे देते हैं तो आपका माइंड ये सोचता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ज़रा सा आपका मन उदास है तो आप कह सकते हैं कि यार आज मेरा थोड़ा मन उदास है, मुझे थोड़ा लो फील हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि मैं बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो थी बात छोटी सी, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको नाम बड़ा दे दिया। तो जब हम बड़ा नाम दे देते हैं तो माइंड उसको माइंड 2 लेवल पे वर्क करता है। मैंने आपको बताया कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। जी। तो कॉन्शियस के पास लॉजिक है, अनकॉन्शियस के पास लॉजिक नहीं है। तो लेकिन अनकॉन्शियस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। जब आप कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे थे और आपने कहा कि आई एम डिप्रेस्ड, तो माइंड कहता है कि अच्छा, तो डिप्रेशन को मुझे रियलिटी में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये आपके लिए रियलिटी है। तो वो आपके छोटे से नेगेटिव थॉट को लूप बना के घुमाना शुरू कर देता है। यानी कि जो बात आपको परेशान कर रही थी, जो अभी एक बार आपको बुरी लग गई या किसी ने कुछ कह दिया, अब वो बात लगातार दिमाग में तब तक चलती रहेगी जब तक आप उस लूप में ना चले जाएं कि अब आप उससे बाहर ही नहीं आ रहे, आप वही सोचते जा रहे हैं। तो जिसे हम जनरली डिप्रेशन कह रहे हैं ना, डिप्रेशन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहली एक चीज़ जो होती है वो होती है कि समटाइम्स, डिप्रेशन के बारे में कहते हैं, समटाइम्स अ डिसीजन बीइंग डिलेड क्रिएट्स डिप्रेशन। आपको जिंदगी में कोई डिसीजन लेना था, कोई एक्शन लेना था, आप उसको डिले करते जा रहे और वो डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है। क्यों? क्योंकि माइंड ये कहता है कि आपने कुछ किया नहीं इसके बारे में। सपोज करो आप किसी रिलेशनशिप से परेशान थे, आपका मन रोज ये कह रहा है इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए, आप नहीं आ रहे हो।
कुछ समय बाद वो डिप्रेशन का फॉर्म ले लेगा। आपको ज़िंदगी में कुछ बिजनेस करना था, कुछ अपना जॉब चेंज करना था सपोज करो, या कुछ और करना था, आपने वो डिसीजन को डिले किया, एक समय के बाद वो डिप्रेशन का फॉर्म ले लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस डिसीजन को डिले किया। तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसे आप डिले कर रहे हैं, तो लॉजिकली बैठ के उस डिसीजन के बारे में सोचिए, कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ उस पर काम करना शुरू करिए, है ना, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है, डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है ये समझ लेते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब आपका माइंड किसी नेगेटिव फीलिंग को जनरेट करता है और आप उस नेगेटिव फीलिंग में स्टक हो जाते हैं और बार बार और ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि नेगेटिव सोचने से हमारे अंदर वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें लो फील कराते हैं, डाउन फील कराते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इससे बाहर निकला जा सकता है और आसानी से निकला जा सकता है, लेकिन लोगों को टूल्स नहीं पता। हाँ, टूल्स नहीं पता, तो समझते हैं गलत टूल्स है लोगों के पास। हाँ, अब किसी को डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बताया गया है कि भाई आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। अब वो मेडिटेशन कर रहा है तो अभी तक उसके मन में 10 नेगेटिव थॉट आते थे, अब 10,000 आ रहे हैं। और उसके अलावा भी है, जेंजी वाले का अलग है। अरे वो तो क्राउड ही पूरी अलग है ना उनका। कई लोग तो हाँ बस बहुत डिप्रेशन है ना, बहुत टेंशन। हाँ उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो टेंशन है क्या। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर आप नेगेटिव थिंकिंग के लूप में हैं तो नेगेटिव थिंकिंग के लूप को आपको कॉन्शियसली ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपनी फिजियोलॉजी को बदलें। देखिए अगर आप एक ही जगह बैठ के नेगेटिव सोचते रहेंगे तो और नेगेटिव थिंकिंग में चले जाएंगे। आप फिजिकल मूव करना शुरू करिए, आप वहाँ से उठिए, आप जाके पानी पीजिए, आप वॉक करके आइए। जैसे ही आपके आंखों के सामने के नज़ारे बदलेंगे, आपके साउंड्स बदलेंगे, यानी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो बदलेगी, आप उस जोन से बाहर आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं टूर पे जाना चाहिए उस टाइम। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे आप सोचिए ना, आपका कोई दोस्त परेशान रहता है, आप अपने दोस्त के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं यार चलो चाय पी के आते हैं। अब जितनी देर में वो चाय पीने गया उसका डिप्रेशन आधा दूर हो गया। हाँ ट्रू सर, क्योंकि आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल दी, उसकी फिजियोलॉजी बदल दी, उसके पैटर्न्स टूट गए। डिप्रेशन भी एक पैटर्न है, वो पैटर्न टूट गया, नया पैटर्न आपने इंस्टॉल कर दिया। तो ये चीज़ें करिए। दूसरी बात, अपने साथ पॉजिटिव इंगेजमेंट्स रखिए, यानी अपने आप को किसी गोल में, किसी एक्टिविटी में इंगेज करिए विलिंगली, जिसमें आपको अच्छा लगता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं सर डिप्रेशन के लिए तो दवा खानी पड़ेगी। हाँ तो मैं कहता हूँ एक बात बताओ, डिप्रेशन में जाने के लिए कोई दवा खाई थी? ऑटोमेशन है वो तो। हाँ, तो अगर आप नेगेटिव सोच सोच के डिप्रेशन में चले गए तो पॉजिटिव सोच सोच के डिप्रेशन से बाहर भी तो आ सकते हो। ट्रू, ये अलग बात है कि भाई डॉक्टर लोग आज हाँ, सबसे ज्यादा जो मेडिसिन बिकती है आज के समय क्या है, नींद की दवा बिकती है, डिप्रेशन की दवा दवा बिकती है। नहीं आप तो दवाई मेरा बिकवाना बंद कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मेडिसिन की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है मेंटल लेवल पे हैंडल नहीं हो पा रही, आपको सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप उसके गुलाम ना बन जाएं। बिल्कुल। देखो मेडिसिन आपके ब्रेन को स्लो डाउन करेगी, माइंड के साथ कुछ नहीं करेगी। और ये मैं साइकोलॉजिस्ट से बात करके बता रहा हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, और जो रेनाउंड साइकोलॉजिस्ट है, नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेडिसिन का काम उनका भी चलता है, बिल्कुल सर, है ना। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वेद जी, अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है, मैं उसको मेडिसिन दे सकता हूँ, उससे उसके ब्रेन के अंदर कुछ पॉजिटिव केमिकल्स क्रिएट हो जाएंगे, कुछ मूड अपलिफ्टर्स क्रिएट हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिससे उसको थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा। लेकिन दवाई उसकी सोच नहीं बदलेगी सर, बिल्कुल। यानी जो मेडिसिन है वो ब्रेन को चेंज कर सकती है, माइंड को नहीं चेंज करेगी। माइंड को चेंज करने के लिए आपको अपनी थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करना पड़ेगा। तो जब आप सोच को बदलेंगे, आप अपने थॉट्स को बदलेंगे, अपनी चॉइसेस को बदलेंगे, आप घर में एक जगह पड़े हुए हैं डिप्रेशन में, उसके कंपैरिजन में आप बाहर निकलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप कुछ करना शुरू करेंगे, तो आपका वो माइंड जो है वो चेंज होना शुरू होगा, रिफ्रेश हो जाएगा वो, राइट। और जैसे आपने यंगस्टर्स को बोला कि यंगस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंज है। आज क्या होता है कि सर कमरे में बंद करके बैठ जाते हैं वो। देखिए डिप्रेशन की एक निशानी है, जो जब इंसान नेगेटिव फीलिंग में जाता है ना, तो हम NLP में कहते हैं माइंड एंड बॉडी फॉर्म अ सिस्टम, दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम पर्सन। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे मन में चल रहा है वही हमारी बॉडी में चल रहा है। यानी मन में अगर नेगेटिव विचार है ना, तो धीरे धीरे बॉडी श्रिंक होने लगेगी। यानी एक इंसान ज़्यादा लोगों से मिलना जो है वो बंद करेगा, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कमरे में कन्फाइंड हो जाएगा, निकलना भी नहीं चाहेगा। तो ये डिप्रेशन में हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो डिप्रेशन से निकलना शुरू कर देंगे। अभी एक रिसर्च है, वो क्या कहती है
एक्सरसाइज 1.5% ज़्यादा वर्क करती है मेडिसिन के कंपैरिजन में इन ओवरकमिंग डिप्रेशन। यानी अगर एक दवा एक इंसान के साथ 100% काम करे डिप्रेशन से लाने के लिए बाहर, तो एक्सरसाइज 1.5 गुना काम करेगी, यानी 150% काम करेगी, राइट। और जैसा आपने क्विकली बता देता हूँ, जो यंगस्टर्स के लिए बोला कि यंगस्टर्स आज कुछ ब्रेकअप हो गया है, कुछ और ऐसी चीज़ हो गई है ना, उससे वो चले जाते हैं एक ऐसी फीलिंग में, उसी में। तो उसमें मुझे एक याद आता है एक दोस्त का एग्जाम्पल कि मेरे पास एक फ़ोन आया, वो कहता है कि यार पता है तुम्हें, जो नाम नहीं लूंगा उस दोस्त का, तो सपोज करिए, समझ तो जाएंगे, है ना, हाँ वो समझ जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो कहेंगे यार तुम पॉडकास्ट पे भी आगे डिस्क्लोज करना शुरू कर रहे हो। ओके। तो क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है, सपोज करिए उसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, सपोज करिए राहुल रख लेते हैं, राम रख लेते हैं राम रख लेते हैं, पर नेगेटिव है तो राम मत रखना। हाँ तो चलिए राहुल रख लेते हैं, राहुल है ना, रख एक लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जी। तो एक दोस्त का फोन आया, मतलब उसने कहा कि यार तुम्हारा दोस्त है ना ये राहुल, ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है सुसाइड करने वाला है। ओके। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा है ये पिछले 3 दिनों से अपने आप को लाइट वाइट ऑफ करके कमरे में बैठ के एक ही गाना सुन रहा है, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दी है। तो मैंने कहा कि भाई पहला एक काम करो, उस समय स्पीकर्स होते थे, ब्लूटूथ वगैरह कम था, मैंने कहा पहले तो तार काट दो ताकि आसानी से वो प्लग इन वो गाना पहले कट जाए, है ना। हाँ पहले, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को अगर ये बता रहे हैं जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, तो माइंड के पास कमांड है कि वो उन्हीं फाइल्स को ओपन कर देगा जहां पे गम है, जहां पे उदासी है। जी, स्टोरेज में तो है ही, वहाँ पे स्टोरेज में पड़ा हुआ है अनकॉन्शियस में, वहां से वो सारे पॉपअप हो जाएंगे, वो सारी फाइल अनलॉक हो जाएगी, प्लेलिस्ट चलेगी फिर दिमाग में। तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर उस डिप्रेशन में जाओगे तो माइंड में थॉट भी ऐसे ही आएंगे, सुसाइडल थॉट आने लगेंगे कि ज़िंदगी में गम ही गम है, तो भैया क्या करना है, ज़िंदगी जी के फिर क्या फ़ायदा है। तो वी नीड टू ओवरकम दीज थिंग्स। तो हमें क्या करना है, अपने आप को बताना है कि भाई ज़िंदगी में सिर्फ गम ही नहीं है, बहुत कुछ और है। तो आपके पास गोल्स क्या हैं, आपके पास रिजल्ट्स क्या हैं। जिस इंसान से आपका ब्रेकअप हुआ, वो इंसान आज आपको छोड़ के चला गया, तो अच्छी बात है। अगर नहीं जाता तो आप उसके साथ और परेशान रहते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपके अगले जिंदगी के 5 साल 10 साल और खराब हो जाते हैं। तो उसको भैया थैंक यू का लेटर भेजो। बिल्कुल सर, गीता में बोला भी गया है ना, कान्हा जी ने भी बोला भी ये चीज है। बिल्कुल, कि वो जल्दी चला गया जिंदगी से। तो वी नीड टू शिफ्ट आवर माइंडसेट। तो अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में इंगेज करें, कुछ रेलिवेंट एक्टिविटी में इंगेज करें, तो इन चीज़ों से हम जल्दी बाहर आ जाएंगे, अदरवाइज उसी में फंसे रह जाएंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं सर, जिसको कल जाना आज ही चले जाओ। हाँ, ज़्यादा बेहतर बात है ना भाई। और जल्दी जाओ, वो तो फ्रेश माइंड से जाओ। नुकसान किसका हुआ? आप किसी को सच्चा प्यार करते थे और वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, तो नुकसान आपका हुआ या उसका हुआ? हाँ, ऑब्वियसली उसका हुआ, सामने वाले का हुआ, क्योंकि आपने उसे लूज किया जो आपको प्यार नहीं करता था, उसने उसे लूज किया जो उससे प्यार करता था। आजकल होता ही है सर। हाँ। क्या है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने ऑब्जर्व की होगी, कई बार हम अपने आसपास के लोगों में भी ये देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ज्यादा सक्सेस मिल जाती है, और उस सक्सेस के मिलने के बाद वो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते। वो सक्सेस किसी भी वे में हो सकती है, हो सकता है ज़्यादा पैसा मिल गया। बिल्कुल सर। जैसे सपोज करिए कि किसी ने खुद मेहनत नहीं की है, कुछ पेरेंटल लैंड थी, बगल से हाईवे निकला, करोड़ों रुपए आ गए। बिल्कुल सर, है ना, मुआवजे के करोड़ों रुपए आ गए। अब आप कई बार देखेंगे ऐसे लोग वो पैसा हैंडल नहीं कर पाते, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं ना, हाँ वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और कुछ 6 7 8 सालों में वो सब बर्बाद करके वहीं पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में अचानक से फेम मिल गया। सपोज करिए कि किसी ने कोई वीडियो बनाया, अचानक से वो वीडियो वायरल हो गया, रानू मंडल सर, है ना, हाँ कोई भी हो सकता है वो। अब क्या है कि अब वो वीडियो वायरल हो गया, अचानक से फेम आ गई, सक्सेस आ गया, लेकिन कई लोग उस फेम को, उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं हैंडल कर पाते? क्या होता है कि माइंड हमारा कैसे काम करता है, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि मेरा जो मसल है, मेरे मसल्स की, इस बाइसेप्स की कैपेबिलिटी है कि मैं 10 kg तक का डंबल लेके एक्सरसाइज कर सकता हूँ। एक एग्जांपल लेता हूँ। ट्रू। अब अगर मैं अपने हाथ में 25 kg का डंबल ले लूँ और इसे उठाने की कोशिश करूँ, तो मेरा माइंड, मेरी बॉडी क्या कहेगी, ये डंबल आपके लिए ओवरलोड है, इसे क्या कर दो, वापस रख दो, छोड़ दो। बिल्कुल सर। सेम इसी सिचुएशन में हमारे साथ होता है जब सक्सेस आती है। आपके माइंड की ट्रेनिंग है, आपके माइंड में अपने बारे में परसेप्शन है कि मेरी जो क्वालिटी है, मेरा जो लेवल है वो ये है। आपको सक्सेस इस लेवल तक की मिलेगी, आप हैंडल कर लोगे।
किसी रीजन से आपको सक्सेस इस लेवल की मिल गई, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी अभी यही थी सक्सेस को हैंडल करने की, तो माइंड के लिए सक्सेस नहीं है। ध्यान से समझिएगा, कॉन्शियस माइंड के लिए सक्सेस है, लेकिन अनकॉन्शियस के लिए सक्सेस नहीं है। अनकॉन्शियस के लिए बर्डन है, लोड है। एक्स्ट्रा 10 kg हो गया। तो वो कहेगा कि क्या करो भैया, इसे जल्दी से जल्दी गवाओ, और गवा के कहाँ पहुंच जाओ, वहीं पहुंच जाओ जहां थे, या उससे भी नीचे चले जाओ। कम से कम सांस तो आएगी, कंफर्टेबल तो हो जाओगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। और ये हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कर रहे थे, सक्सेस मिली, कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, अचानक से वो इस लेवल तक अपने आप को डेवलप कर पाए थे, सक्सेस इस लेवल की मिल गई, और वहां पे जाके वो कुछ ऐसा ब्लंडर कर देते हैं, अपने जिसे कहते हैं ना, अपनी मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करते, कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से जो उनको मिला था एडवांटेज, जिससे वो कहीं से कहीं और जा सकते थे, वो लूज करके वापस यहाँ या उससे भी नीचे चले जाते हैं, और कई बार तो वापस खड़े भी नहीं हो पाते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप अपने आप को डिजर्विंग नहीं बनाया। ध्यान से समझिएगा, आप जॉब के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड भी एक चीज बताता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो डिमांडिंग हैं। हाँ, मुझे 25,000 पर मंथ चाहिए, मुझे 50,000 पर मंथ चाहिए, मुझे 5 लाख पर मंथ चाहिए। आप डिमांड तो कर रहे हो, लेकिन क्या आप डिजर्व करते हो 5 लाख रुपीस पर मंथ? क्या आप उस लेवल का रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो? क्या उस लेवल की क्वालिटी दे सकते हो? अगर आप दे सकते हो तो आप डिजर्विंग हो। फिर आपको अगर वो 5 लाख की जॉब मिल भी गई तो आप वहां स्टे करोगे, ग्रो ही करोगे। लेकिन आपकी कैपेबिलिटी थी 5,000 की, जॉब मिल गई 5 लाख की, कितने दिन चलेगी? खर्च करने तक चलेगी बस। उसके बाद फिर वो 1 महीने के बाद जो आपका है एम्प्लॉयर, वो कह देगा भाई साहब नमस्ते प्रणाम, आप गंगा जल मुझसे पिलवा लो, पैर छुआ लो, लेकिन मुझे जाओ छोड़ के, है ना, अब मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ समझने वाली है कि वी नीड टू मेक आवर सेल्फ डिजर्विंग। हम अपनी कैपेबिलिटी पे काम करें, अपनी मैच्योरिटी पे काम करें, अपनी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग पे काम करें। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो सक्सेस आ भी गई तो आप उसको जी नहीं पाएंगे। आप किस दिन कुछ ऐसी मिस्टेक करेंगे कि एकदम से डाउनफॉल आएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो हमें अपने कैपेबिलिटी पे वर्क करना है, अपनी कैपेबिलिटी पे वर्क करना है, अपने बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना है, अपने आप की आइडेंटिटी पे काम करना है, अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है, पर्सन ऑफ कमिटमेंट बनना है, पर्सन ऑफ एक्शन बनना है, पर्सन ऑफ क्वालिटी थॉट्स बनना है। अगर हम अपने माइंड में गार्बेज इंस्टॉल कर लेंगे तो भाई इस बात के लिए आप प्राउड नहीं हो सकते ना कि मेरे पास 100 किलो गार्बेज है, करोगे क्या उसका? लेकिन अगर आपके पास 100 ग्राम गोल्ड है तो आप उसके लिए प्राउड फील कर सकते हो कि हाँ यार मैंने 100 ग्राम गोल्ड क्रिएट किया है। आपके पास 100 kg गार्बेज, उसको प्राउड फील करके क्या करेंगे हम जिंदगी में? तो हमें अपनी क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे और सक्सेस आ गई तो सक्सेस कब लूज कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। और आज बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। और फिर लोग कहते हैं यार इतना आगे पहुंच के बंदा देखो नीचे चला गया। तो आप ये भी तो देखो कि उसने अपने ऊपर काम कितना किया था। नहीं करेंगे तो यही होगा ना। इतने सारे अच्छी कंटेंट देने के लिए सर सबसे पहले तो थैंक यू आपका। अरे थैंक यू और सो मेरे मच। जो व्यूअर्स लिसनर है आज उनके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, क्योंकि हेल्दी कंटेंट भी और वेल्दी भी, क्योंकि मुझे पता है आज मैं कितना सीख चुका हूँ। तो इस पॉडकास्ट से मे बी जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं मे बी वो एटलीस्ट 100% नहीं, एटलीस्ट 50% में भी कंट्रीब्यूट हो गया तो हमारे लिए ग्रेट होगा वो। तो थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहता हूँ हम नेक्स्ट टाइम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम हिप्नोटाइज और इन सब के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग में बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ सर ऐसे ही जैसे आपने सोनालिका सर से मतलब मित्तल जी से जो भी सीखा आगे बता रहे हो, हमें भी बिहाइंड द सीन काफ़ी सारी चीज़ें बताया आप। मैं चाहता हूँ ऐसे ही एक्सप्लोर करो ताकि इंडिया आगे बढ़े और रैंकिंग में हम लोग नंबर 1 रैंक करें एटलीस्ट। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सुधांशु जी, थैंक यू। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया, बहुत क्वालिटी कन्वर्सेशन किया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे और मुझे मौका दिया कि मैं ये चीज़ें शेयर करूं। आपके थ्रू बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल सर। आपका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करे, है ना? राइट। अच्छा सर, कुछ मैं चाहता हूँ ऑडियंस के लिए कोई कनेक्ट करना चाहे तो वो कैसे कनेक्ट कर सकता है आपसे? कोई अगर पर्सनल काउंसलिंग करना चाहे आपसे तो? देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मेरे साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, प्रोग्राम योर माइंड आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसका भी नाम है programyourmind.org। ठीक है। तो वहाँ पे एक आपको दिख जाएगा, वहाँ पे एक सेक्शन है फ्री NLP ट्रेनिंग। तो आपको वहाँ पे मेरा एक प्रोग्राम दिख जाएगा जो हर मंथ में एक बार करता हूँ। वो 10,000 वर्थ का प्रोग्राम है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। गुड सर। तो वो 3 days का लगभग 1.5 hour
सेशन होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन का मैं करता हूँ, उसमें इनरोल कर सकते हैं, वहाँ आके सीख सकते हैं। बिल्कुल सर। और वहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरा ऐप है, तो वहाँ से जो ऑफिस है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई सेशन अगर लेना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर इशू है पर्सनल काउंसलिंग का, मैं कम कर पाता हूँ, काउंसलिंग बाकी टाइम नहीं वीडियो होता। में हम लोग लिंक डाल देंगे। हाँ डेफिनेटली आप लिंक दे सकते हैं, तो वहाँ से लोग कनेक्ट कर सकते क्योंकि हैं। मैं चाहता हूँ ये जो सीखने की चीज़ है हर कोई सीखे। डेफिनेटली, और सिर्फ- बहुत बहुत हाँ। सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दिया है, मेरे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस हैं जो अपने आप में छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं कि लोगों तक पहुंचे। जो आपका ऑब्जेक्टिव है ना कि लोग आगे बढ़े, बिल्कुल लोगों सर, तक पहुंचे, तो बस सेम उसी ऑब्जेक्टिव से शेयर किया है, तो वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारी एक कोशिश है, और कंट्रीब्यूशन में अगर 2-4% ज़्यादा भी जाए तो अच्छी बात है। अरे डेफिनेटली बहुत बहुत सारा होगा। थैंक यू सो मच।